लेक्चर 51 मैं सिर्फ आपकी हूँ। अगली सुबह अशोक को सुबह में अपने हेड ऑफिस से एक इमरजेंसी कॉल आया था कि उसे एक मिशन के लिए जाना है और उस मिशन पर जाना बहुत ज़रूरी था। जब बात देश की हो तो अशोक खुशी से मरने को भी तैयार रहता था। ये केस किसी फ्रांस माफिया से और स्मगलिंग से जुड़ा हुआ था। अशोक ने सबसे पहले अपना बैग पैक किया, फिर नीचे जाकर अपने और दिलकश के लिए नाश्ता बनाया। उसे 2 घंटे बाद निकलना था तो वह दिलकश को जगाने उसके कमरे में आया। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। अशोक ने उसे जगाते हुए कहा, उठो खरगोश जल्दी, वरना यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाएगा। दिलकश ने अपनी आंखें खोली और वह अलसाई सी उठकर बैठी। वह अपनी नींद भरी आंखों से अशोक को घूरने लगी थी। अशोक ने उसके माथे पर चूम उसे गुड मॉर्निंग विश किया, फिर उसके लिए कपड़े निकाल उसने दिलकश को वॉशरूम में भेजा और तब तक उसने दिलकश का यूनिवर्सिटी बैग पैक किया और नीचे जाकर टेबल पर नाश्ता भी लगा दिया था। थोड़ी देर बाद दिलकश नहा कर आई तो अशोक ने वापस कमरे में आया। अशोक ने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाया और वह ड्रायर से दिलकश के बाल सुखाने लगा, पर इस बीच उन दोनों की नज़रें मिरर के जरिए एक दूसरे पर ही थी। उनका आई कांटेक्ट नहीं टूटा था। दिलकश के बाल सुखाने के बाद अशोक ने उसके बाल की पोनीटेल बनाई और उसे अपनी तरफ घुमाया। अशोक उसके ऊपर झुका और उसने दिलकश के माथे से अपना माथा जोड़ा, फिर उसके गाल पर हाथ रखकर धीरे से कहा, मैं जा रहा हूँ मिशन पर, शायद वापस ना आऊं। ये सुन दिलकश की आंखें एकदम से भर आए और अपनी आंसू भरी आंखों से अशोक को देख उसने कहा, मुझे भी ले चले आप। इतना बोल वह सुबकने लगी तो अशोक ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, एक खरगोश, एक मशहूर इन्वेस्टिगेटर की बीवी हो, सिर उठाकर रखो। दिलकश ने अशोक का ध्यान मिशन से हटाने के लिए कहा, मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। अशोक उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसा और दिलकश के गाल पर पिंच किया, फिर आई विंक करके कहा, तुम्हें लगता है? एनीवेज नाश्ता रेडी है, आ जाओ नीचे। बोलकर वो कमरे से बाहर निकल नीचे चला गया। दिलकश अपनी जगह पर खड़ी कुछ सोचने लगी, क्या होगा अगर उसने अशोक को खो दिया। ये सोच उसने तुरंत ही ना में सिर हिलाया और वह भाग कर नीचे आई। अशोक ने उसने लिए चेयर खींची, पर वह चेयर पर ना बैठकर अशोक की लैप पर बैठ गई और उसे अपने हाथ से पैनकेक खिलाने लगी। उसकी इस हरकत पर अशोक हंसा और दिलकश की कमर पर पिंच कर उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा रोज हो तो कितना अच्छा होगा ना। मेरे जज्बातों का यहाँ नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, दिलकश ने चिढ़ते हुए कहा। नाश्ते के बाद अशोक कमरे से अपना बैग लेकर आया। उसने दिलकश के पास आकर उससे कहा, जाने से पहले एक किस तो बनती है दिल। दिलकश इस वक्त उसे बिल्कुल भी मना नहीं करने वाली थी और उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। अशोक ने बड़े आराम से उसे अपनी बाहों में खींचा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। उसके होंठों को महसूस कर दिलकश ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। ये किस शुरुआत में बड़ी ही स्मूथ थी पर धीरे धीरे पैशनेट होती जा रही थी। वही इस एहसास से दिलकश तो अशोक की बाहों में पिघलने लगी थी। 1 घंटे बाद अशोक ने दिलकश की यूनिवर्सिटी के बाहर अपनी गाड़ी रोकी। वह दोनों गाड़ी से उतरे। दिलकश ने उसे बाय कहा और वह यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगी, पर अचानक ही वह रुकी और अशोक की तरफ मुड़ भागकर उसके पास आई। दिलकश ने वापस उसके पास आकर उसे कसकर पकड़ लिया और उसके गले लग गई। दिल सब देख रहे हैं। अशोक ने सिर झुकाया और उसे देखते हुए कहा। दिलकश ने सिर उठाया और उसे देखते हुए कहा, देखने दो, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, दुनिया जाए भाड़ में। बोले घर वापस आएंगे ना मेरे लिए, है ना? प्रॉमिस करे वरना मैं किसी और से शादी कर लूंगी। दिलकश ने तो अशोक को डराने के लिए उसे धमकी दी थी, पर उसकी बात सुन अशोक उसे घूरने लगा और उसने दिलकश के होंठों पर हल्की सी किस करके कहा, माइन, आई एम ऑल योर्स, मैं सिर्फ आपकी हूँ। दिलकश ने उसे देखते हुए धीरे से कहा। वह अशोक को छोड़ कॉलेज जाने को तैयार ही नहीं थी। अशोक ने किसी तरह से समझाकर उसे कॉलेज के अंदर भेजा और वह खुद एयरपोर्ट के लिए चला गया। कॉलेज में दिलकश का लेक्चर में बिल्कुल ध्यान ही नहीं लग रहा था। वह सिर्फ यहाँ बैठी हुई थी पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेक्चर खत्म होते ही वह अपने डिपार्टमेंट से निकल इनायत के डिपार्टमेंट में आई, जहां उसने देखा कि इनायत क्लास के बाहर अकेली बैठी है और उसके हाथ में एक फूल था जिसे वो एकटक देखे जा रही थी। दिलकश जाकर उसके पास बैठी और उसने अपना बैग एक तरफ रखकर पूछा, इन्हें किसने दिया? अल्फेज ने। वो आज मिशन पर गए हैं ना, तो अपना लकी फ्लावर गार्डन से तोड़कर मुझे दे गए। कह रहे हैं यह उनका लकी चार्म है। इनायत ने उस फूल को देखते हुए कहा। दिलकश ने उससे पूछा, अच्छा, तुमने रोका नहीं उन्हें? इनायत ने उदास होते हुए कहा, कैसे रोकती, मिशन जरूरी है, फिर तुम भी तो हो मेरे साथ। ये सुन दिलकश मुस्कुरा दी और उसने इनायत को हक कर लिया। कॉलेज खत्म होने पर दोनों बाहर आए। उन्हें एक कैब दिखी जिसे अशोक ने ही उन दोनों को घर छोड़ने के लिए बुक किया था।
दोनों कॉलेज से सीधा दिलकश के घर आए और वह दोनों ही चुप और कहीं खोई हुई सी थी। आज टीवी पर के ड्रामा तो चल रहा था पर उनका ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था। अचानक दिलकश ने इनायत को देख मासूमियत से उससे पूछा, इन्हों एक बात पूछूं? इनायत ने उससे कहा, हम पूछो, आशा भाई के बारे में है। ये सुन दिलकश ने झट से हाँ में सिर हिलाया। वह थोड़ी कंफ्यूज और डरी हुई थी और उसने इनायत से कहा, हमने एक दूसरे को किस किया है और जब भी हम किस करते हैं फील समथिंग स्टिकी हियर। क्या मैं बीमार हूँ या फिर मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? उसकी बात सुनकर इनायत जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते सोफे पर ही लेट गई। दिलकश उसे अजीब तरह से देख रही थी। कुछ देर बाद अपनी हंसी रोकते हुए इनायत उठी और उसने धीरे धीरे हंसते हुए कहा, पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही डरने और परेशान होने वाली बात है। जब आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको टच करे और उसकी डिजायर होती है तो ऐसा होता है। बहुत अजीब है और मुझे अभी भी नहीं समझ आया, दिलकश ने मुंह बनाते हुए कहा। इनायत ने हम्मा किया और अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, और ज़्यादा जानना है तो मेरे डिपार्टमेंट में एक लड़की है फरहीन, उससे पूछते हैं। अब इनायत को यह नहीं पता था कि वह लड़की उसे गलत चीज़ें सिखाएगी। दोनों ने साथ में लंच किया जिसे अर्शद सुबह ही बना कर गया था और लंच के बाद इनायत ने तुरंत अपना फ़ोन उठाकर फरहीन को कॉल किया। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से फरहीन ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात? और तुम्हें नहीं पता आजकल सभी लड़कियां वन नाइट स्टैंड करती है। ज़रूरी नहीं आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस चीज़ में लॉयल रहो और फिर गर्ल्स खुद को भी सेटिस्फाई कर सकती है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए पार्सल भेज दूंगी जिसमें सब कुछ होगा। ये सुन दिलकश और इनायत ने एक दूसरे को नासमझी से देखा। दिलकश को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि जब से वो अर्श के साथ थी आशा ने कभी उसका ध्यान इन चीज़ों की तरफ जाने ही नहीं दिया और इनायत थोड़ा बहुत जानती थी पर यह सेल्फ सेटिस्फाई जैसी चीज़ों से के बारे में वो भी नहीं जानती थी। फरहीन ने उन्हें समझाते हुए इनायत के फ़ोन पर कुछ फ़ोटोज और गिफ्ट भेजे पर उन्हें देखते ही दिलकश ने जल्दी से इनायत के हाथ से उसका फ़ोन छीनकर दूसरे सोफे पर दूर फेंक दिया। पर कभी कभी आप खुद को रोक नहीं पाते और गलत चीज़ों की तरफ चले ही जाते हो और उस वक्त ये जानते हुए भी यह गलत है आप हराम की तरफ जाते हो। दिलकश और इनायत यह सब देखकर हैरान थी और उन्हें पता था कि यह गलत है पर वो कहते हैं ना थोड़े से मजे के लिए गुनाह करना कहाँ लोगों को आजकल गुनाह लगता है। इनायत ने अपना फ़ोन उठाया और फिर से फरहीन को कॉल किया तो दिलकश ने उससे पूछा, ये सब गंदी हरकतें तुमने कहाँ से सीखी? दूसरी तरफ से फरहीन से कहा, शुगर डैडी बेब्स शुगर डैडी। उसकी बात सुनकर दिलकश ने इनायत के हाथ से फ़ोन छीनकर कॉल कट किया और इनायत को घूरते हुए गुस्से में कहा, इनु तुम आज के बाद कॉलेज में इस गंदी लड़की से कभी बात नहीं करोगी। इनायत ने उसकी बात सुनकर झट से किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया और उससे अपना फ़ोन लेकर बैग में रख दिया। दूसरी तरफ आशा और अल्फेज काफ़ी देर से दिलकश और इनायत को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे पर जिस जगह वो थे वहाँ नेटवर्क ही नहीं था। अल्फेज ने गुस्से में कहा, ये कैसा नेटवर्क है, आ ही नहीं रहा है। तेरे जैसा है बिल्कुल, आशा ने उसे देखते हुए कहा। अल्फेज ने गुस्से में अपने पैर पटकना शुरू कर दिया। तभी अचानक से उसके दिमाग में इनायत का चेहरा आया और वो मुस्कुराने लगा। आशा ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल है और उससे पूछा, क्यों दांत फाड़ रहा है? तेरी भाभी प्यारी है वैसे, अल्फेज ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा। उसे देख आशा ने अपनी आंखें रोल की और कहा, तौबा तौबा। आहा तौबा भी करने लगा, बंदा नमाज़ें पढ़ रहा है क्या? अल्फेज ने भौहें चढ़ाकर उससे पूछा। आशा ने अपनी आंखें बंद की और दिलकश का चेहरा याद कर वो सोचने लगा कि दिलकश इस वक्त क्या कर रही होगी। जब 52 क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है दिल? एक हफ्ते बाद आशा और अल्फेज का मिशन सुरक्षित तरीके से पूरा हो गया था और वह दोनों वापस अपने शहर लौट आए थे। एयरपोर्ट से अल्फेज सीधा अपने घर के लिए निकल गया था क्योंकि पिछले एक हफ्ते से इनायत दिलकश के साथ उसके घर पर रुकी हुई थी पर आज अल्फेज के आने से पहले वह घर वापस चली गई थी। इस वक्त आशा कैब में था और अपने घर जा रहा था, साथ ही उसके दिमाग में सिर्फ दिलकश चल रही थी और उसे दिलकश की फिक्र हो रही थी क्योंकि जिस भी चीज़ का पार्सल घर पर आता था उसका नोटिफिकेशन आशा के फ़ोन पर आ जाता था पर आशा ने उन नोटिफिकेशन और ईमेल को इग्नोर कर दिया था। आशा घर आया और उसने बेल बजाई पर दिलकश ने दरवाज़ा नहीं खोला जिस वजह से उसने अपने बैग से स्पेयर चाबी निकाल घर का दरवाज़ा खोला जो हमेशा उसके पास होती थी। आशा घर के अंदर आया पर इस वक्त पूरे घर में एक खामोशी फैली हुई थी। आशा ने दिलकश को ढूंढते हुए चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई पर वह नीचे नहीं थी तो वह सीढ़ियों से ऊपर उसके कमरे में आया। कमरे में आकर आशा ने देखा कि दिलकश सो रही है पर वह नींद से आशा का नाम लेते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी।
आशा ने पास आकर उसने माथे पर चूमा, फिर कहा, दिल बेबी, आई एम बैक। पर दिलकश गहरी नींद में सो रही थी, तो आशा ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और वह कमरे से बाहर जाने लगा। अचानक उसकी नज़र कमरे में टेबल पर रखी एक गाइड पर पड़ी। उसे देखते ही आशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये चीज़ दिलकश के कमरे में नहीं होनी चाहिए थी। आशा ने उस पैम्पलेट को उठाकर पढ़ा, फिर कमरे में इधर से उधर अपनी नजरें घुमाई। उसकी नज़र कोने में रखे एक बैग और कुछ किताबों पर गई। आशा ने उस बैग को खोला और उसके अंदर का सामान देख हक्का बक्का रह गया। आशा ने गुस्से में अपना जबड़ा कसा और मुड़कर सोती हुई दिलकश को देखने लगा। आशा वह सारा सामान लेकर नीचे गार्डन में आया और उसने कुछ ही पलों में सब कुछ जला दिया। इस वक्त आशा परेशान था कि आखिर यह सब चीजें दिल के पास कहाँ से आए और क्यों। इस चीज के लिए वह दिलकश को बहुत बुरी सजा देना चाहता था, पर आशा अपनी दिल को हट करे ऐसा हो ही नहीं सकता था। असल में ये सारी चीजें फरहीन ने इनायत के लिए भेजी थी, पर अल्फेज के डर से उसने सब कुछ यही दिलकश को देकर उसके पास छोड़ दिया था, ताकि दिलकश इन्हें कहीं फेंक दे। और वही दिलकश को समझ नहीं आ रहा था कि वह इन्हें फेंके तो फेंके कहाँ। इधर आशा अपने कमरे में गया और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह शॉवर लेकर आया, पर उसका गुस्सा ठंडा कहा हुआ था। उसकी नज़र कमरे में जिस चीज़ पर पड़ रही थी वह गुस्से में उसे तोड़ रहा था। ये सारी आवाज़ें सुनकर दिलकश की नींद खुली और वह घबराते हुए भागकर आशा के कमरे में आई। आशा को इतने गुस्से में देख दिलकश डर गई। इन टूटी हुई चीज़ों को देख उसे समझ आ रहा था कि वह बड़ी मुसीबत में है। दिलकश उसे सहमी हुई नज़रों से देख रही थी। तभी आशा लंबे लंबे कदम लेकर उसके पास आया, तो दिलकश ने डर से अपनी आंखें भींच ली। दिल, क्या था वो सब? कहाँ से आया और किसने दिया? सब कुछ सच सच बताओ अभी, आशा ने खतरनाक आवाज में उससे पूछा। उसकी बात सुनकर दिलकश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सुबकते हुए उसने हाँ में सिर हिलाकर सब कुछ बताना शुरू किया। सब कुछ सुनने के बाद आशा ने बेड पर बैठकर अपना माथा पकड़ लिया। दिलकश उसके सामने आकर खड़ी हो गई, तो आशा ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम इस बारे में मुझसे पूछ सकती थी दिल, एक बार दिल। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें मेरे सामने शर्मिंदा होने की या डरने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है दिल? दिलकश ने सुबकते हुए अपने आंसू साफ किए और कहा, मैं कंफ्यूज थी। आशा ने कुछ पल उसे देख फिर हिचकिचाते हुए पूछा, तुमने उस बैग में से कुछ भी इस्तेमाल किया? उसे सिर्फ बात का डर था कि दिलकश ने मासूमियत में कुछ भी ना कर दिया हो। वैसे तो दिलकश ने उसे बता दिया था कि उसने उस लड़की की बात नहीं सुनी थी, साथ ही इनायत को भी उससे दूर रहने को कहा था, पर फिर भी कहीं दिलकश फरहीन की बातों के बहकावे में तो नहीं आए। बस यही आशा को जानना था। आशा ने उसे समझाते हुए कहा, ये सब गलत है दिल। जब आप अपने पार्टनर को चीट करने की कोशिश करते हो तो आप अपने पार्टनर के साथ साथ अपने खुदा को भी धोखा देते हो। आपके पार्टनर को पूरा हक है ना आपको हर तरह से या पॉसिबल वे में सेटिस्फाई करने का। दूसरी बात, ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली चीजें नुकसान पहुंचाने वाली और खतरनाक भी होती है। तुम्हें चोट लग सकती है, यह एक गंदी लत भी बन सकती है, और खास तौर पर अगर आप अनहाइजीनिक चीजें इस्तेमाल करोगे तो कई तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जो आगे भविष्य में परेशानियां क्रिएट करेंगे। आई प्रॉमिस, मैं आपको ना बताने वाली गलती आगे से कभी नहीं करूंगी, अपनी लाइफ में कभी नहीं, दिलकश ने सुबकते हुए कहा। आशा ने हम करके उसे हक किया। वह प्यार से दिलकश के बाल सहलाने लगा और उसने पूछा, और कोई डाउट? ये सुन दिलकश ने उसके सीने पर सिर रखे ही सिर उठाकर उसे देख मासूमियत से पूछा, लेकिन अगर मुझे फिर से डिजायर फील हुई तो? आशा ने उसे देख आई विंक की और कहा, तुम्हारे पास एक शौहर है दिल। दिलकश ने हंसते हुए उससे कहा, मैंने उसके बारे में भी पढ़ा था, उसमें दर्द होता है ना। तुम ये सब चीजें क्यों पढ़ रही थी? चलो भी अभी हम कुछ और करते हैं, कुकिंग करे। मैं पिछले 6 घंटों से भूखा हूँ यार। ये कहते हुए आशा ने मासूम सा चेहरा बनाया। दिलकश उसका चेहरा देख हंसने लगी। आशा ने उसके बचे हुए आंसू और साफ किए, फिर दिल के गाल पर किसकर वह उसके साथ नीचे किचन में चला गया। दूसरी तरफ इनायत के मुंह से यह सारी बातें सुनकर अल्फेज लगभग बेहोश होने वाला था, पर उसे अंदर ही अंदर इस बात की खुशी थी कि इनायत ने उसे खुद से सब सच बता दिया था, पर फिर भी उसे फरहीन पर गुस्सा आ रहा था। अल्फेज ने गुस्से में कहा, मैं इस फरहीन पर सभी धाराओं के केस कर दूंगा। अल्फेज गुस्से से कांप रहा था, तो इनायत ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, अल्फेज आराम से, आप थके हुए हैं। आराम? ये तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाने वाली थी। एनीवे खाना मिलेगा, बोलकर उसने टेबल से पानी का ग्लास उठाया और पी लिया। अब तक ये तीसरा ग्लास था पानी का जो उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए पिया था। वही इनायत ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और वह खाना लेने के लिए चली गई।
अल्फेज जब गुस्सा होता था तो गुस्से का गोला बन जाता था। थोड़ी देर बाद इनायत उसके लिए खाना लेकर कमरे में आए और उसने प्लेट कॉफ़ी टेबल पर रख दी। अल्फेज आकर काउच पर बैठ गया और उसने खाना शुरू करते हुए पूछा, तुमने खा लिया? उसकी बात सुनकर इनायत ने झट से हाँ में सिर हिला दिया और वह काउच पर ही अल्फेज से थोड़ी दूरी पर बैठ गई थी। अल्फेज ने उसे देखकर कहा, देखो इनायत, इन लड़कियों से दूर रहो। ये सिर्फ पैसों के लिए अपने आप को बेच देती हैं। इनका कोई ईमान नहीं होता और तुम्हारी ना कोई मजबूरी है ना शौक, राइट? तो तुम आगे से उससे बात मत करना, बाकी मैं इसको यूनिवर्सिटी से ही निकलवा दूंगा। अल्फेज की बात सुनकर इनायत ने सहमति से हाँ में सिर हिलाया तो अल्फेज अपना खाना खाने लगा। खाने के बाद इनायत खाने की प्लेट नीचे किचन में रख वापस कमरे में आई तो अल्फेज ने उसे देखते हुए पूछा, इनायत एक बात बताओ। इनायत ने हाँ में सिर हिलाया। अल्फेज ने बड़े आराम से उससे कहा, तुम मुझे सब बता सकती हो, एक मौका, बस एक मौका तो दो इस रिश्ते को। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी पर यकीन नहीं है, खासकर जिनके पेरेंट्स ही उनके अपने नहीं होते वो किसी पर भी यकीन नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास करो, तुम मुझ पर एक बात विश्वास करके तो देखो। इनायत ने उदासी सी मुस्कुरा कर कहा, मुझे आज तक पैदा करने वाले ने प्यार नहीं दिया, आप कैसे देंगे प्यार? अल्फेज ने उसे एकटक देखते हुए कहा, एक बार कहकर तो देखो, शायद प्यार से बढ़कर भी कुछ मिले। ये सुन इनायत ने एकदम से उसे देखा और कुछ पल उसकी नज़रों में देखने के बाद वह दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी इस हरकत को देख अल्फेज ने सिर हिलाकर कहा, तुम इस मामले में बिल्कुल अशक की तरह हो, वो भी मानता ही नहीं कि दिल से प्यार करता है। इनायत ने उसकी तरफ देखा और फीका सा मुस्कुरा कर कहा, जब जख्म अपने देते हैं ना, तो इंसान सपनों में भी हकीकत ढूंढता हूँ। अल्फेज ने ये सुनकर सहमति से सिर हिलाया और अपने मन में कहा, लेकिन मैं तुम्हें सपनों और हकीकत में कभी दुख नहीं दूंगा। आशा और दिलकश का घर। आशा दिलकश को घूर रहा था जो उसे देखते हुए खिलखिलाते हुए हंस रही थी। आशा ने उसे घूरते हुए कहा, वो मेरा पीस था, अब गया मेरे पेट में। दिलकश ने हंसते हुए कहा और वो अपने नगेट्स चबाते हुए खा रही थी। आशा ने अपनी आंखें रोल की और वह चेयर से उठ खड़ा हुआ तभी दिलकश कूदकर उसके कंधों पर चढ़ गई। आशा ने उसके हाथों को अच्छे से पकड़ा और वह सोफे के पास आया। उसने दिलकश को सोफे पर उतारा और उसके पास बैठकर पूछा, कौन सी मूवी? कोई सी भी, आज आपकी पसंद की मूवी देखेंगे, कहकर वह सोफे पर लेट गई और उसने अपना सिर आशा की गोद में रख लिया। आशा उसे देख मुस्कुराया और उसने दिलकश के माथे पर चूम लिया। च 53 हिटलर हम शौहर और बीवी की तरह क्यों नहीं रहते? अगली सुबह दिलकश के लिए ये सुबह रोज जैसी ही थी। सुबह उठकर उसने नमाज पढ़ी और अपनी गलतियों के लिए खुदा से माफ़ी मांगी। नमाज पढ़ने के बाद उसे याद आया कि आज आशा अभी तक नहीं उठा है या उसके कमरे में नहीं आया। ये सोचकर वह जल्दी से आशा के कमरे में आई और पहले वह झांक कर अंदर देखने लगी, पर अंदर देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह घबरा भी गई थी। आशा बेड पर लेटा गहरी सांसें ले रहा था, शायद उसे फिर से पैनिक अटैक आया था, साथ ही वह कुछ बोल भी रहा था। दिलकश अंदर आए और वह आशा की बातें सुनने लगी। वह गहरी सांसें लेते हुए कह रहा था, मुझसे तू भी नफरत करता है ना? मुझसे तो मेरी अपनी माँ ने कभी प्यार नहीं किया, मैं उनके लिए हमेशा एक इन्वांटेड चाइल्ड था। आशा को इस तरह से देख और उसकी बात सुनकर दिलकश की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंख से आंसू का एक कतरा बह गया। वह जल्दी से आकर आशा के पास बैठी और उसने आशा का हाथ पकड़कर कहा, हिटलर वो आपसे बहुत प्यार करता है। देखिए, आप अपने पास सब कुछ आपके मतलब का ही तो दिया है अल्लाह ने। उसने ये घर, आपका इस पोस्ट पर काम करना, और फिर क्या मैं आपके लायक नहीं? बोलते हुए वो अपने दूसरे हाथ से आशा का गाल सहलाने लगी थी। आशा ने अपनी हल्की लाल आंखों से दिलकश को देखा तो दिलकश ने उससे कहा कि वह अपना सिर दिलकश की गोद में रख ले। आशा ने धीरे से अपना सिर उसकी गोद में रख लिया। दिलकश उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी और उसने कहा, आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना है? वो कितनी आजमाइशों से गुजरे, अल्लाह जानता है। वो सबको उसकी बर्दाश्त जितनी ही तकलीफ देता है। कभी कभी अल्लाह आपको उन लोगों से दूर कर देता है जिन्हें हम अपना समझते हैं, लेकिन उनकी असलियत सिर्फ रब जानता है। और सबसे ज़रूरी बात, जब आपका रब हर वक्त आपसे प्यार करने के लिए है, तो फिर किसी और से क्यों शिकायतें करनी? उसका प्यार तो सभी के प्यार में सबसे अच्छा और बेहतर है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप हमारे प्रॉफेट्स की आजमाइशों को याद रखें। हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अल्लाह ने कुरान जैसी पाक किताब को नाजिल किया है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे छोड़कर दुनिया को अपना दुख बताते हैं। कुरान में तो हर सवाल का हल है। आप कह रहे थे ना कि आपकी माँ ने कभी आपको माँ वाला प्यार नहीं दिया,
क्या आपको याद नहीं कैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी जिंदा रखा? कैसे हजरत इब्राहिम को आग से बचाया जबकि उनके अपने लोगों ने उन्हें आग में डाल दिया था? कैसे हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था? और हमारे प्यारे नबी ने इस दुनिया में क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें पत्थर भी मारे। दिलकश की बातों को ध्यान से सुनते हुए अर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह रिलैक्स हो गया था और उसकी सांसें भी सामान्य हो गई थी। दिलकश ऐसे ही बैठी अर्श का चेहरा देखते हुए उसके बालों में उंगलियां चला रही थी, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। दूसरी तरफ इनायत कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। इस वक्त उसने स्ट्रैप वाली एक शॉर्ट कुर्ती और नीचे डेनिम पहना हुआ था। इनायत मिरर में खुद को देख मुस्कुराई। तभी अल्फेज उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और अजीब सा मुंह बनाने लगा। इनायत तुरंत ही उसकी तरफ मुड़ी और उसने अल्फेज को सवालिया नजरों से देखकर पूछा, क्या हुआ अल्फेज? अल्फेज ने अटकते हुए उसकी तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वो तुम्हारा वो रेड स्ट्रैप दिख रहा है। ये ड्रेस थोड़ी अजीब है, चेंज कर लो। उसकी बात सुनते ही इनायत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह अपनी कुर्ती की स्ट्रैप्स ठीक करने लगी, पर उससे नहीं हो रहा था क्योंकि पीछे हाथ ले जाने में उसे दिक्कत हो रही थी। मैं हेल्प करूं? अल्फेज ने आराम से उससे पूछा, जिसे सुन इनायत ने कुछ पल रुककर हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिलाया। अल्फेज उसके पीछे आया और उसने इनायत के कंधे पकड़ उसे घुमाया, जिस वजह से इनायत की पीठ उसके सीने से टच हो रही थी। अल्फेज के इतने करीब आने की वजह से इनायत की सांसें भारी होने लगी थीं। अल्फेज ने उसके कानों में पहने झुमके देखे और वो उन्हें देख मुस्कुराया और इनायत के इनर की स्ट्रैप को हल्के से छूते हुए उसने पूछा, ये झुमके कहाँ से लिए? वो मार्केट से। इनायत ने मिरर के जरिए अल्फेज को देख अटकते हुए कहा। अल्फेज ने बड़े आराम से उसके इनर की स्ट्रैप को सही किया जिससे वह ना दिखे। इस बीच उसकी उंगलियां इनायत की नर्म और मुलायम त्वचा से टच हुई तो इनायत के शरीर में एकदम से मानो करंट सा लगा और वो हल्का सा कांप गईं। अल्फेज ने उसे देख तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाइब्रेट मोड पर हो क्या? बोलकर वो इनायत ने दूर हो गया। इनायत जल्दी से उसकी तरफ मुड़ी और अपना बैग उठाकर मुस्कुराते हुए कमरे में बाहर निकल गई। अल्फेज उसे जाते देख हल्का सा हंसा और अपनी गर्दन को रब करते हुए वह भी कमरे के बाहर आया। बाहर अल्फेज की अम्मी ने उसे देख उसके सिर पर हल्का सा मारा और उसे घूरते हुए कहा, नालायक जल्दी कर, मेरी बच्ची लेट हो रही है कॉलेज के लिए। ये सुन अल्फेज ने मुंह फुलाकर अपनी अम्मी को देखा और वो पैर पटकते हुए घर के बाहर आया, पर अपनी गाड़ी के पास आते ही उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि इनायत अपने हाथ में सैंडविच और स्मूदी पकड़े उसका ही इंतजार कर रही थी। मेरे लिए? अल्फेज ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए पूछा। इनायत ने सहमति में हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद अल्फेज गाड़ी चला रहा था, वहीं इनायत उसके पास पैसेंजर सीट पर बैठी आराम से उसे अपने हाथ से सैंडविच खिला रही थी, पर इस सब में अभी भी वह थोड़ी हिचकिचा रही थी। आशा और दिलकश का घर। दिलकश बैठी बैठी ही सो रही थी। वह उसी पोजीशन में सो गई थी जब आशा ने उसकी गोद में सिर रखा था। नींद में उसे महसूस हुआ कि किसी का हाथ उसके गाल पर है और कोई उसका गाल सहला रहा है। धीरे धीरे वह हाथ नीचे की तरफ उसके गले तक पहुंच गया था, पर जैसे ही वह हाथ उसके क्लीवेज तक पहुंचा, एकदम से दिलकश की नींद खुल गई। दिलकश ने अपनी आंखें खोली और उसने आशा को देखा, जो उसे देखते हुए आकर्षक तरीके से मुस्कुरा रहा था। दिलकश ने उसे एक नज़र घूरा और बेड पर लेटकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वैसे तो आशा को याद था कि कल उसका बर्थडे है, फिर भी उसने जानकर दिलकश से पूछा, उठ भी जाओ दिल। अच्छा डेट बताओ, आज डेट क्या है? दिलकश ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाने के लिए अपने गाल के अंदर के हिस्से को हल्का सा दबाया और कहा, पता नहीं। ये सुनते ही आशा की आंखें हैरानी से फैल गई। दिलकश उसका बर्थडे कैसे भूल सकती है? आशा ने अपना सिर उसके पेट पर रखा और कहा, बेबी याद करो। दिलकश ने अपने मुंह पर हाथ रख अपनी हंसी रोकी और कहा, सोने दे आप मुझे। आशा बैग पर सही से लेटा और उसने दिलकश को अपनी तरफ घुमाया। उसने दिलकश के दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर लगाए और वह दिलकश के चेहरे पर झुका। दोनों की नजरें मिली तो दिलकश उसे देख प्यार से मुस्कुरा दी। ये वह मुस्कुराहट थी जिसे देख आशा अपनी सब तकलीफ या परेशानी भूल जाए। आशा ने दिलकश के निचले होंठ पर अपना अंगूठा रखा और उसके होंठ पर अपने अंगूठे को फेरते हुए पूछा, मुझे मिस किया? उसका सवाल सुनते ही दिलकश ने हाँ में सिर हिलाया, फिर मासूमियत से पूछा, हिटलर हम शौहर और बीवी की तरह क्यों नहीं रहते? मतलब? आशा ने उसे देख भौहें चढ़ाकर पूछा। दिलकश ने जल्दी से कहा, मतलब एक कमरे में कमरा शेयर करना और बाकी सब। बेबी, अभी आपको जिंदगी में बहुत कुछ करना है और मेरे साथ रूम शेयर करना है। हाँ, तो आ जाओ इन माय डे। इतना कहकर आशा ने दिलकश को देखा विंक की तो दिलकश हंसने लगी।
और उसने कहा, मुझे ना रोज सुबह आपकी टाई बनानी है, आपके बाल सेट करने हैं, आपकी वॉच, आपका वॉलेट आपको ढूंढ कर देना है। बोलते हुए दिलकश खुद को ये सारे काम यानी कि अपनी वाइफ वाली ड्यूटीज करते हुए इमेजिन करने लगी थी। आशा ने उसके सिर पर टपली मारी और कहा, उफ माय बेबी बेगमा रिलैक्स, अभी बहुत वक्त है इन सब के लिए और अभी के लिए तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और उसकी बात सुनकर दिलकश ने मुंह बना लिया था। जब 54 जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। आशा ने दिया दिलकश को सरप्राइज। आशा और दिलकश का घर। रात का वक्त। दिलकश आशा के कमरे में खड़ी घड़ी में समय देख रही थी। इस वक्त 12 बजने में 3 मिनट की देरी थी और आशा आराम से सो रहा था। 3 मिनट बाद जैसे ही पूरे 12 बजे दिलकश ने जाकर आशा के गाल पर किस किया तो आशा नींद में ही हल्का सा मुस्कुरा दिया। दिलकश ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे हिटलर, हैप्पी 31st बर्थडे। ओह मेरे हिटलर अब 1 साल और बूढ़े हो गए हैं। ये सुनते ही आशा उठकर बैठ गया और उसने हल्के से दिलकश का कान पकड़कर मोड़ा, पर उसने ध्यान रखा था कि दिलकश को दर्द न हो। दिलकश ने जल्दी से उससे कहा, अच्छा आज तो नहीं करो, मैंने इतने प्यार से केक बेक किया है और पूरा किचन बर्बाद कर दिया। उसका चेहरा देखकर आशा मुस्कुराया और उसने दिलकश की नाक पर किस कर लिया। दिलकश का चेहरा देखते ही उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती थी, फिर चाहे उसके पास मुस्कुराने की वजह हो चाहे ना हो। आशा ने थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछा, मेरे लिए बेक किया? ये सुन दिलकश ने झट से हाँ कहा और वह केक लेने के लिए नीचे गई और कमरे में आशा उस थोड़ी बहुत सजावट को देखने लगा जो दिलकश ने उसके लिए की थी। जब दिलकश ये सारी सजावट कर रही थी कहीं ना कहीं आशा को इस बारे में पता था, पर वह दिलकश का सरप्राइज नहीं खराब करना चाहता था। हाँ, पर उसे केक के बारे में कुछ नहीं पता था। दिलकश केक लेकर वापस कमरे में आए और उसने केक को उस टेबल पर रख दिया जिसके पीछे उसने आशा के बर्थडे के लिए सजावट की थी। आशा ने केक की तरफ देखा। केक उसके पसंद वाले फ्लेवर का ही था और केक पर कई तरह के फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेस में बड़े सलीके से काटने के बाद सजा कर रखा था। दिलकश ने आशा के लिए बर्थडे सॉन्ग गाया और कहा, हैप्पी बर्थडे हिटलर। उसे देख आशा पूरे दिल से मुस्कुरा रहा था। ये वो प्यार और अपनापन था जो वह चाहता था, पर उसे बचपन से कभी नहीं मिला था। अगले ही पल आशा का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि दिलकश ने पंजों के बल खड़ी होकर उसके चेहरे पर अपने हाथों से पकड़ा और उसके होठों पर पैक कर दिया। आशा ने अपने धड़कते दिल को संभाला और दिलकश की मासूमियत को देखते हुए कहा, लेट्स कट द केक। दिलकश ने खुशी से हाँ में सिर हिलाया। आशा ने उसका हाथ पकड़ा और दिलकश को अपने आगे खड़ा कर उसके हाथ पकड़ साथ में केक कट किया। फिर आशा ने केक का छोटा सा टुकड़ा दिलकश को खिलाया। इतना केक खाते ही दिलकश उसके टेस्ट को फील कर मौन करने लगी, पर उसे कहाँ पता था कि उसकी ये आवाज़ें सुनकर आशा पर क्या असर हो रहा है। आशा ने बेहद धीमी सी आवाज़ में कुछ कहा और दिलकश को देख गहरी सांस ली। He was having a hard time। आशा ने केक पर से फ्रूट्स उठाए और उन्हें खाने लगा। वही दिलकश उसके पास बैठकर मजे से पूरा केक खा रही थी। तभी आशा ने उसकी खुशी को और बढ़ाते हुए कहा, चलो रेडी हो जाओ। ये सुनते ही दिलकश ने झट से सिर घुमाकर उसे देखा और खुश होते हुए जल्दी से कहा, हम डेट पर जा रहे हैं क्या? आशा ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें रोल की। इस लड़की को डेट और इन बाकी सारी चीजों की कितनी जल्दी है। तभी दिलकश ने अपने चेहरे पर हाथ रखकर जल्दी से कहा, ओह नो, मैं आपको गिफ्ट देना तो भूल ही गई। इतना कहकर उसने आशा को बोलने का मौका नहीं दिया और भागकर कमरे से बाहर चली गई। दिलकश वापस आए। उसने हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था जिसे बहुत अच्छे से पैक किया गया था। आशा ने गिफ्ट बॉक्स को देखकर कहा, दिल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों, मैं आपके लिए गिफ्ट्स नहीं ला सकती क्या? दिलकश ने जल्दी से उससे पूछा। ऐसा नहीं है बेबी, तुम ला सकती हो, लेकिन मेरा सबसे अनमोल और कीमती तोहफा तो तुम हो। आशा ने ये कहते हुए दिलकश को कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया, जिस वजह से दिलकश का सीना उसके सीने से टकरा गया था। पर दिलकश का ध्यान कहाँ इन सारी चीज़ों पर आसानी से जाता था। उसकी अनजाने में की गई हरकतों के कारण आशा को जो हार्ड टाइम मिलता था ये तो वही जानता था। दिलकश ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, सच्ची? आशा उसे देख तिरछा मुस्कुराया और उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं? उसकी बात सुनकर दिलकश खिलखिलाकर मुस्कुराए और उसने पंजों के बल खड़ी होकर अपने दोनों हाथ आशा के गले में लपेट दिए। आशा ने उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा पकड़ा और दिलकश को परेशान करने के लिए उसके होठों पर बार बार पैक करने लगा। दिलकश उसे घूरने लगी तो आशा ने उसकी तरफ देखा विंक करके की। दिलकश ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे परेशान नहीं करो आप, मुझे किस करना नहीं आता। हेयर माय बेबी बेगम, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। कहते हुए वो दिलकश के चेहरे के एकदम करीब आया और उसके होठों पर झुका।
अश को उसे परेशान करना बहुत पसंद था। अश ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लिया और वह पूरे पैशन के साथ दिलकश को किस करने लगा। दिलकश ने इस सॉफ्ट प्लेजर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अश उसके ऊपर पूरी तरह से झुक गया और वह दोनों ही बेड पर लेट गए थे। कुछ ही देर में दिलकश को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और वह अपनी जगह पर छटपटाने लगी थी। अश को महसूस हुआ कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो अश ने उसके होठों को छोड़ दिया और वह दिलकश के गले पर किस करने लगा था और इसी तरह से स्लॉपी किसेस करते हुए उसके होंठ दिलकश की चेस्ट की तरफ पहुंच गए थे। तभी दिलकश ने गहरी और तेज सांसें लेते हुए कहा, हिटलर। ये सुन अश रुका और उसने सिर उठाकर दिलकश को देखकर कहा, यस बेबी। अश के हाथ उसकी अपर बॉडी और चेस्ट एरिया को छू और ट्रेस कर रहे थे। तभी दिलकश ने उसके सिर को पीछे से पकड़ अपनी अपर बॉडी पर झुकाया, तो अश उसकी डिमांड भी पूरी करने लगा। वह दिलकश की अपर बॉडी पर किस कर रहा था और कुछ ही पलों में दिलकश का टॉप पूरी तरह से गीला हो गया था। वह दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे। अश उसके पास ही बेड पर लेट गया और उसने पीछे से ही दिलकश को अपनी बाहों में भर लिया था। दिलकश का टॉप पूरी तरह से उसकी अपर बॉडी से चिपक गया था और उसे चिपचिपा लग रहा था। उसने अश की तरह मुड़कर कहा, हिटलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम ये प्लास्टिक के BR मत पहनना, अश ने कहा। उसकी बात सुनते ही दिलकश की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई और उसने अश के सीने पर मारते हुए कहा, यह आपकी गलती है, आप मुझे शॉपिंग पर नहीं ले गए तो मुझे इनायत के साथ जाकर यही लाना पड़ा। अश ने उसे देखते हुए कहा, फाइन, मैं अगली बार तुम्हारे लिए कंफर्टेबल इनर्स लेकर आना याद रखूंगा। वैसे जाना कहाँ है? बोलते हुए वो बेड से उठ खड़ी हुई। अश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज है। दिलकश शर्माते और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आए और उसने देखा कि उसके बेड पर ब्लू रोजेस का बुके और ब्लू कलर का ही प्रिंसेस गाउन रखा हुआ था। वो ड्रेस और उसका कलर इतना सुंदर था कि दिलकश उसे देखते ही रह गई। उसने ड्रेस उठाए और वो जल्दी से वॉशरूम में गई। कुछ देर बाद दिलकश गाउन पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। वो मिरर के सामने जाकर रेडी होने लगी और उसने अपने बाल खुले ही छोड़ दिए थे। दिलकश ने लिप बाम लगाए, फिर अचानक ही उसने लिप बाम को वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखकर कहा, कोई फायदा नहीं है लगाने का, बस तो हिटलर ने खा जानी है। बोलकर वो खुद को मिरर में देख हंसने लगी, फिर भागते हुए जल्दी से कमरे से बाहर आकर नीचे जाने लगी। सीढ़ियों से उतरते हुए दिलकश को गाने की आवाज़ आई और नीचे आकर उसने देखा कि अश उसके सामने अपने एक घुटने पर बैठा हुआ था। अश ने मुस्कुराते हुए उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया, तो दिलकश ने जल्दी से उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। अश ने उसका हाथ अच्छे से पकड़ा और वह खड़ा हुआ। वह दिलकश को लेकर हॉल के बीचों बीच आया। दिलकश ने उसे देखते हुए जल्दी से कहा, मुझे ये वाला डांस नहीं आता। अश ने उससे कहा, तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा, बस जैसे बोलूं वैसे ही करना। उसकी बात सुनकर दिलकश छत से हाँ में सिर हिलाया। चब 55, मेरी दुनिया तो आप हैं। दिल और बख्तियार की मुलाकात। अगली सुबह अश ने दिलकश को जगाने के लिए उसे गुदगुदी करना शुरू की, तो दिलकश हंसते हुए उठ गई। अश ने उसके लिए कपबोर्ड से कपड़े निकाले और उसे देते हुए कहा, जाकर नहाओ और 5 मिनट में रेडी हो जाना। दिलकश ने जल्दी से उससे कहा, हिटलर मैं बच्ची हूं ना, प्लीज आज कॉलेज स्किप कर लेते हैं। अश ने उसके सिर पर टिपली मारी और कहा, और बाहर आओ अपनी सपनों की दुनिया से। ये सुन दिलकश ने उसे देखते हुए प्यार से कहा, मेरी दुनिया तो आप हैं। इतना कहकर उसने अश के गाल पर किस करके कहा, लव यू। अश ने दिलकश का हाथ पकड़ उसे बेड से उठाया और कहा, आई लव यू मोर माई बेबी बेगम, लेकिन ये सब नहीं चलेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा। दिलकश उसकी बात सुनकर चिढ़ गई और उसने कहा, आज तो आपका बर्थडे है ना, फिर क्यों? अश ने उसकी नाक पर किस किया, फिर उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, क्योंकि मेरी दिल को डॉक्टर बनना है। उसकी बात सुनकर दिलकश ने मुंह बताया और पैर पटकते हुए वह जल्दी से वॉशरूम के अंदर भाग गई। अश ने नीचे आकर तब तक उन दोनों के लिए नाश्ता बनाया, तभी उसका फोन बजा। अश ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से एल्फेस ने उसे बर्थडे विश किया, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, बोलकर वह बर्थडे सॉन्ग गाने लगा। अश ने किचन से बाहर आते हुए कहा, बंद कर अपना रागास और थैंक यू बड्डी, बोलकर वो अपनी वॉच और गॉगल्स ढूंढने लगा। तभी दिलकश रेडी होकर जल्दी से वहां आए और उसने एक नई वॉच और गॉगल्स अश के हाथ में थमाए, तो अश ने अपनी भौहें चढ़ाकर इशारे में उससे पूछा कि वह ये कब लाई। दिलकश ने धीमी सी आवाज में उससे कहा, कुछ दिन पहले। उसकी बात सुनकर अश ने हाँ में सिर हिलाया और वह कॉल पर अल्फेज ने बात करने लगा। दिलकश जल्दी से कोम लेकर आए और उसने अश को दिया।
आशा ने अपने फ़ोन को स्पीकर पर कर टेबल पर रखा और वह अल्फेज से बात करते हुए दिलकश के बाल बनाने लगा था। जैसे ही आशा ने बात कर फ़ोन काटा, दिलकश उसका हाथ पकड़ डाइनिंग एरिया में आए और वह दोनों अपनी जगह पर बैठ गए। दिलकश ने उससे कहा, हिटलर नाश्ता? हाँ तुम कर लो, मैं नोटिफिकेशन देख लूँ। बोलते हुए आशा अपने फ़ोन पर कुछ करने लगा। उसकी बात सुनकर दिलकश ने अपना नाश्ता करना शुरू किया और साथ ही वह अपने हाथ से छोटे छोटे निवाले आशा को भी खिला रही थी। आशा अपने फ़ोन में देखते हुए ही मुस्कुराया और उसने पूछा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? कोई परेशान तो नहीं कर रहा कॉलेज में? दिलकश ने ना में सिर हिलाया और प्यारा सा चेहरा बनाकर उससे कहा, मुझसे कॉलेज में लोग पनाह मांगते हैं। कॉलेज अथॉरिटीज़ कहते हैं कि मैं उन्हें परेशान करने के बहाने ढूंढती हूँ। बताए हिटलर मैं क्या इतनी बुरी हूँ? उसकी बात सुनकर आशा ने फ़ोन से नजरें हटाकर उसे देखा और हंसते हुए कहा, गुंडी तो तुम, पूरी गुंडी। आऊँगा मैं किसी दिन तुम्हारे कॉलेज और पूछूंगा तुम्हारे अथॉरिटी वालों से कि क्या हाल कर रखा है तुमने उनका। आशा को खुलकर हंसते देख दिलकश मुस्कुराने लगी। उसके कानों के लिए आशा के हंसने की आवाज़ भी सुकून से भरी हुई थी। दोनों ने साथ में नाश्ता किया, फिर आशा ने दिलकश को उसके कॉलेज छोड़ा। दिलकश ने आशा के गाल पर किस किया और वह जल्दी से कॉलेज के अंदर चली गई थी। कुछ समय बाद आशा अपने ऑफिस पहुंचा और सीधे अपने केबिन में आया, जहां पर कोई पहले से ही बैठकर उसका इंतजार कर रहा था और उस आदमी को देख आशा को कोई खास हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके ऑफिस में बख्तियार रकीब कुरैशी बैठा उसके आने का इंतजार कर रहा था। आशा जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा और उसने बख्तियार रकीब को घूरते हुए पूछा, अब क्या चाहिए आपको? बख्तियार को पता तो था कि आशा को सब सच पता चल गया है। इस वक्त उसके चेहरे पर शर्मिंदगी वाले भाव थे और उसने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ नहीं, बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी को खुश रखना, वो अभी बच्ची है। आशा आज बख्तियार की वजह से अपना बर्थडे नहीं खराब करना चाहता था और इसी कारण उसने बेहद आराम से कहा, यह आप कह रहे हैं? एक ऐसा शख्स जिसने पीछे मुड़कर अपनी औलाद को देखना भी गवारा नहीं समझा और आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहे। मैंने एक उम्र गुजारी है दिल के साथ, उसके बचपन की हसीन यादों में से एक मैं हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि कैसे और क्या करना है। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं ये चाहता हूँ कि एक शौहर और बीवी में जो रिश्ता कायम होता है उससे थोड़ा वक्त दो। ये सब कहते हुए बख्तियार अतीत में की गई अपनी गलतियों पर पछता रहा था, जो कुछ भी उसने दिल नूर के साथ किया था। जब दिल नूर ने दिलकश को जन्म दिया था तो वह 18 साल की भी नहीं हुई थी। आशा ने बख्तियार की बात सुनकर सिर हिलाया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने उसे तब से पाला है जब से उसे खुद को संभालना भी नहीं आता था। मैंने कहा ना, मैंने एक उम्र गुजारी है उसके साथ, और रही बात इस रिश्ते की, तो मैं चाहता तो बहुत पहले ही उसे हासिल कर लेता, लेकिन मैं एक मर्द हूँ और अपनी हद जानता हूँ। उसकी बात सुनकर बख्तियार हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने कहा, बस यही कहना था। मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ और अब कभी तुम सब के सामने नहीं आऊँगा। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठ खड़े हुए और जाने के लिए मुड़े, तभी अल्फेज एक फाइल लेकर आशा के केबिन में आया और बख्तियार को यहाँ देख वह थोड़ा हैरान हो गया। बख्तियार ने अल्फेज से लगभग विनती करते हुए कहा, क्या मैं एक आखिरी बात इनायत से मिल सकता हूँ? उसकी बात सुनकर अल्फेज ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। तभी आशा उठकर बख्तियार के पास आया और उसने कहा, और दिल? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या बोलूँगा उससे मैं? और सच बताकर मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। बख्तियार ने आशा से कहा। आशा को अच्छे से पता था कि बख्तियार एक अपराधी है। वह दिलकश की मां का अपराधी था। उसकी वजह से दिलकश ने अपनी मां को खोया था, पर फिर भी दिलकश उसी का खून थी। कम से कम वह एक बार तो अपने अब्बू को देख लेगी, चाहे उसे सच पता हो या नहीं। आशा ने उससे कहा, सच बताने को कौन कह रहा है? वो आपकी बेटी है, उसका भी हक है। उसे जिंदगी भर मेरे अलावा किसी का प्यार नहीं मिला। बख्तियार ने दिलकश से मिलने के लिए हाँ कहा, तो आशा और अल्फेज ने बख्तियार के साथ एक रेस्टोरेंट में छोटा सा लंच प्लान किया। टाइम स्किप, दोपहर का वक्त। आशा और अल्फेज ने इनायत और दिलकश को कॉलेज से पिक किया और वह अपने अपने घर पहुंचे। फिर फ्रेश होने के बाद वह लोग रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गए थे। गाड़ी में इनायत ने अल्फेज से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं अल्फेज? वैसे तो अल्फेज को इनायत को सच बताने में डर लग रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, पर उसने हिम्मत कर कहा, तुम्हारे डैड से मिलने, बस इस बार मिल लो, फिर चाहे तुम मत मिलना। इतना कहकर उसने इनायत के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। बख्तियार से मिलने के बारे में सोचते ही इनायत कांप उठी थी। अल्फेज ने उसे देख अपनी पलकें झपका दी। इनायत ने उसे बड़ी ही आशा के साथ देख धीरे से कहा, आप मेरे साथ रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इनायत अल्फेज केन्स
अल्फेज ने कहा और उसकी बात सुनकर इनायत के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। दूसरी तरफ अशा और दिलकश रेस्टोरेंट में आए, जहां पर बख्तियार को देख दिलकश ने अशा का हाथ कसकर पकड़ा और वह चेयर पर अशा के एकदम पास ही बैठ गई। पता नहीं क्यों पर उसे बख्तियार को देख कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था और ये देख बख्तियार उदासी से मुस्कुरा दिया। दिलकश अशा के एकदम पास आए और उसने धीरे से पूछा, यह क्या कर रहे हैं? अशा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, दिल ऐसे नहीं बोलते, वो बड़े हैं और इनायत के डैड है। ये सुनते ही दिलकश ने जल्दी से कहा, तो मेरे डैड थोड़ी ना हैं, और अगर मेरे डैड होते भी ना तो बिल्कुल आपके जैसे होते, हैंडसम, डैशिंग, कूल और बहुत सारी केयर करने वाले। चलो ना इधर से, मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर अशा कुछ पल के लिए अपनी जगह पर जम गया था। दिलकश उस पर इतना विश्वास करती थी कि वो अशा को अपने पिता के रूप में भी देख सकती थी। बख्तियार अपनी जगह से उठे और उन्होंने दिलकश के सिर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो। तभी इनायत और अल्फेज वहां आए और बख्तियार को देखते ही इनायत की आंखों में आंसू भर आए थे। बख्तियार उसके पास आया और उसने इनायत के सिर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो और दिलकश का हमेशा ख्याल रखना, तुम्हारी बहन है वो। इनायत को तो अल्फेज ने गाड़ी में सब सच बता दिया था, जिस वजह से इनायत ने सुबकते हुए हाँ में सिर हिलाया। बख्तियार ने अपना कोट उठाया और वह इनायत को देख हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चले गए। वही इनायत दिलकश और अशा के पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। अब तो उसे अपनी किस्मत पर और भी ज्यादा रोना आ रहा था। उसकी बहन उसकी आंखों के सामने थी पर वह इस बारे में उसे कुछ नहीं बता सकती थी। तभी उसे रोते देख अल्फेज ने उसे बाहों में भर अपने सीने से लगा लिया और वह इनायत की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने लगा। कुछ देर बाद वह दोनों भी अशा और दिलकश के पास आकर चेयर पर बैठ गए। दिलकश ने अपने पेट पर हाथ रख जल्दी से कहा, हिटलर, भूख लगी है। ये सुन बाकी तीनों हंसने लगे और अल्फेज ने कहा, कुछ हो या ना हो पर दिल की भूख परमानेंट है। फिर इनायत और दिलकश जल्दी से अपनी अपनी पसंदीदा डिशेज ऑर्डर करने लगी। अल्फ्रेज ने उन दोनों को देखते हुए कहा, ए लड़कियों, मेरी बारी आने दो, इतना खा भी लोगी तुम दोनों? ये सुन अशा ने अपनी खरगोश को देखकर कहा, 2 लुकमों से ज्यादा नहीं खाना जाएगा मैडम से, सब मेरी प्लेट में डाल देना है। वही अल्फेज ने अशा के बर्थडे के लिए एक केक ऑर्डर किया और वेटर एक खरगोश वाला केक लेकर आया, जिसे देखते ही इनायत और अल्फेज जोर जोर से हंसने लगे। दिलकश ने उन दोनों को अपनी जलती हुई निगाहों से घूरते हुए चिढ़कर कहा, तो बनी केक बेक करना आसान होता है। और इस बार दिलकश की बात सुनकर अल्फेज और इनायत के साथ साथ अशा भी हंसने लगा था। जब 56 एक दुपट्टा नहीं संभालता, मेरा दिल कैसे संभालोगी? दोपहर का वक्त अशा और दिलकश रेस्टोरेंट से वापस घर आए पर दिलकश अशा से बेहद नाराज थी, क्योंकि पहले रेस्टोरेंट में वह खरगोश वाला केक और उसके बाद रास्ते में अशा ने सिनेमन बनी रोल्स खरीदे थे और दिलकश का गुस्से में लाल चेहरा देख अशा को हंसी आ रही थी। दिलकश गाड़ी से उतरकर पैर पटकते हुए घर के अंदर आए। अशा भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे घर के अंदर आया और दिलकश को चिढ़ाने के लिए उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, कोई नाराज है? ये सुन दिलकश उसकी तरफ मुड़ी। उसने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधा और गुस्से में अपने गालों को फूलाकर कहा, आपको क्या? आप खाओ वो सिनेमन बनी रोल्स, आपको क्या फर्क पड़ता है मैं खुश रहूं या नहीं? उसकी बात सुनकर और चेहरा देख अशा हंसने लगा, तो दिलकश ने उसे घूरते हुए कहा, बस बकरे की तरह हंस ले आप। एक खरगोश, मैं बकरा नजर आता हूं तुम्हें? अशा ने अपनी भौहें चढ़ाकर उससे पूछा। दिलकश ने उसे घूरते हुए जवाब में झट से कहा, और नहीं तो क्या? खुद को क्या आप किसी फिल्म की हीरो समझते हैं? बाहर चोट लगती है तो हीरो बनते हैं और यहाँ आकर मेरे कान पर रोना रोते हैं। ये सुनते ही अशा चुपचाप सोफे पर बैठ गया, क्योंकि इस बात में सच्चाई तो थी। कुछ देर बाद अशा ने उसे देख कहा, इतना भी सच नहीं बोलते दिल? मैं तो बोलूंगी, मेरा मुंह, मैं बोलूंगी और कौन रोकेगा मुझे? आप। ये कहते हुए दिलकश ने अपनी उंगली से अशा की तरफ इशारा किया। अशा ने हाँ में सिर हिलाया और दिलकश की कही अगली बात सुनकर उसका मुंह खुलकर जमीन तक आने को था। दिलकश ने उससे कहा, पहले मुंह धोकर आए जाए। अशा अब समझ गया था कि दिलकश बेहद गुस्से में है और उसका गुस्सा बड़ा ही खतरनाक तो है ही, पर आसानी से खत्म भी नहीं होता। इसलिए अशा ने अब मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, दिल मेरा बर्थडे है आज, ऐसे नहीं बोलो आज तो। दिलकश ने उसे अपनी जलती हुई निगाहों से घूरते हुए कहा, तो कैसे बोलूं? आप सब मिलकर मुझे परेशान करते हो, तो कुछ नहीं है ना? अशा ने उसके चेहरे को एकटक देखते हुए कहा, तो और किसे परेशान करूं? एक ही तो बीवी है मेरी। तो आपका मतलब क्या है? 3-4 बीवी होनी चाहिए है? या अल्लाह, आज मैंने आपको नहीं छोड़ना।
दिलकश ने उसे खतरनाक नजरों से घूरते हुए कहा और टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट से चाकू उठाया। दिलकश के हाथ में चाकू देख अशक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सोफे से उठ वह जल्दी से भागते हुए ऊपर जाने लगा। वही दिलकश भी चाकू लेकर भागते हुए उसके पीछे आई। अशु उससे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और भागते हुए उसने कहा, दिल पागल हो गई हो। ये सुन दिलकश भागना छोड़कर रुक गई और उसने कहा, हाँ, अब मैं पागल भी हो गई हूँ, सारी गलती और खामियां मुझ में ही हैं। बोलकर उसने रोनी शक्ल बना ली और वो लगभग रोने की ही कगार पर थी। अशु उसकी बात सुनकर रुका और दिलकश के पास आते हुए उसने कहा, हाँ, खुद चाकू लेकर मेरी जान लेने आ रही हो तो कुछ नहीं। अब मैंने कुछ कहा तो रोना शुरू, वाह रे दुनिया वाह, कहकर वह नाटक करते हुए तालियां बजाने लगा। दिलकश ने उसे देख अपनी आंखें रोल की और अपने दुपट्टे को पीछे की तरफ झटकते हुए वह अपने कमरे में चली गई। अशु भी अपने बाल झटकते हुए उसके पीछे कमरे में आया। दिलकश अपने कमरे में आए और उसने अपना दुपट्टा कंधे से हटाकर बैग पर पटक दिया, फिर कहा, आए है दुपट्टा। तभी अशु ने अपनी सर्द आवाज में उससे कहा, फिर से कहो। उसकी बात सुनकर दिलकश हड़बड़ाते हुए जल्दी से मुड़ी और वह सीधे अशु के सख्त सीने से टकरा गई। अशु को देख दिलकश ने अपनी नजरें दूसरी तरफ की और अटकते हुए कहा, वो मैं ये बोझ, मेरा मतलब मैं ये दुपट्टा नहीं संभाल सकती। अशु ने बेहद आराम से उसके चिन को पकड़ा तो दिलकश घबराकर उसे देखने लगी। अशु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक दुपट्टा नहीं संभालता, मेरा दिल कैसे संभालोगी। उसकी बात सुनते ही दिलकश के दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से दौड़ने लगी थी। तभी अशु ने अपना हाथ उसकी कमर पर रख उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। अब तो उनके बीच हवा गुजरने के लिए भी जगह नहीं थी। अशु ने उसके होठों पर हल्की सी किस करके कहा, माइन। अब तो दिलकश का दिल मानो उसके सीने से बाहर निकल उछलने को तैयार था। तभी अशु ने दोबारा उसके होठों पर हल्की सी किस करके कहा, ओनली माइन। ये कहकर इस बार अशु ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया और वह दिलकश को बहुत ही डिपली और पैशनेटली किस करने लगा। थोड़ी ही देर में दिलकश के घुटने अब कमजोर पड़ने लगे थे और उसने अपनी आंखें बंद कर खुद को संभालने के लिए अपने दोनों हाथ अशु के कंधे पर रख दिए थे। करीब 5 मिनट बाद अशु ने उसके होठों को छोड़ा। दिलकश गहरी और लंबी सांसें ले रही थी। अशु ने बेहद प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके सूजे हुए होठों को देखा। अशु ने उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए पूछा, डर गई। दिलकश ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया तो अशु ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बाल सहलाते हुए कहा, माय बेबी माइन। इस वक्त दिलकश को बहुत शर्म आ रही थी और उसके दोनों गाल लाल हो गए थे जिन्हें अशु ने देख लिया था। दिलकश ने बहाना बनाया और वह जल्दी से वॉशरूम में चली गई। इधर उसे इतनी जल्दीबाजी में जाते देख अशु मुस्कुरा रहा था। दिलकश ने वॉशरूम के मिरर में खुद का चेहरा देखा और अपने लाल गालों को देख वो और ज्यादा ब्लश करने लगी थी। उसने 2-3 बार अपने चेहरे को पानी से धोया। कुछ देर बाद दिलकश वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त अशु उसके कमरे में नहीं था। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और 4 लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया क्योंकि अशु के बर्थडे पर उन्होंने अल्फेज और इनायत को इनवाइट किया था। दिलकश नीचे आए और एक छोटी सी पार्टी के लिए वह लिविंग रूम और लाउंज को जमाने लगी थी। उसने एक बार फिर से केक भी बेक किया था। अशु उसकी इन छोटी छोटी कोशिशों को देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ अल्फेज को समझ नहीं आ रहा था कि वह अशु की छोटी सी बर्थडे पार्टी में क्या पहन कर जाए। वही इनायत मिरर के सामने खड़ी अपने दुपट्टे को पिन अप कर रही थी। तभी अल्फेज ने चिढ़ते हुए उससे पूछा, इनायत हेल्प करो जरा, मैं कौन सी शर्ट पहनूं। इनायत सिर हिलाते हुए उसके पास आए और उसने कपबोर्ड से एक शर्ट और पैंट निकालकर उसे दिया। फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप ही ना बच्चों वाली बातें करते हैं। आप ये वाइट शर्ट और डेनिम पहन ले। अल्फेज उसे देख मुस्कुराया और उसने इनायत के गाल पर किस कर लिया और उसके ऐसा करते ही इनायत की आंखें भटूरे की तरह फूल गई। अल्फेज ने उससे कहा, वाह, मानना पड़ेगा, मेरी बीवी की चॉइस कितनी अच्छी है। अब मैंने अपनी अंडरवेयर भी तुमसे मंगवानी है। ये सुनते ही इनायत का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। अल्फेज के मुंह पर कोई फिल्टर नहीं था, जो उसके मुंह में आता वो बोल देता था। जब तक अल्फेज तैयार हो रहा था, इनायत अपनी जगह पर खड़ी ब्लश करते हुए फर्श को देख रही थी। अल्फेज पूरी तरह से तैयार होने के बाद जाकर उसके पीछे खड़ा हुआ और उसने इनायत के कान में धीरे से कहा, ये टाइल क्या इतनी पसंद आ गई जो इसे देखकर मुस्कुरा रही हो। उसकी आवाज़ सुनते ही इनायत एकदम से हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ घूमी और ना में सिर हिलाकर वह जल्दी से भाग गई। उसका पति सच में एक कार्टून था। अल्फेज ने उसे भागते देख खुद से कहा, इतना क्यों शर्मा रही है ये, मुझे भी शर्माना चाहिए क्या।
भगवान का शुक्र है कि अल्फेज ने शर्माने का आइडिया छोड़ा और वह कमरे में बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह दोनों गाड़ी में थे। अल्फेज ड्राइव कर रहा था, तभी उसके किसी दोस्त ने एक वीडियो उसके फ़ोन पर सेंड की और उसने ड्राइव करते हुए कहा, यह क्या बला सेंड की है इसने। इतना कहकर उसने एक हाथ से ड्राइव करते हुए वीडियो स्टार्ट की और उसने एयरपॉड भी नहीं इस्तेमाल की थी। वीडियो शुरू करते ही फ़ोन से कुछ अजीब सी आवाज़ें आए और उस वीडियो को देख अल्फेज की आंखें हैरानी से फैल गई। अगले ही पल अल्फेज ने घबराते हुए अपने फ़ोन को कार की खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसकी हरकत देख इनायत भी उसे हैरानी से देखने लगी थी। अल्फेज घबरा गया और उसने कहा, मेरा फ़ोन प्यारा हो गया। बोलकर उसने रोनी शक्ल बना ली। उसकी बेवकूफ़ी पर इनायत मुंह दबाकर हंसने लगी और उसने अल्फेज के गाल पर पिंच करके कहा, अल्फेज आप बहुत क्यूट हैं और फनी भी। उसकी बात सुनकर अल्फेज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है। इनायत ने हंसते हुए सिर हिलाया। तभी अल्फेज ने अचानक से उससे पूछा, इनायत मैं तुम्हें पागल तो नहीं लगता हूं ना। इनायत ने उससे कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप इतने अच्छे हैं, फनी हैं और क्यूट भी। और आपसे किसने कहा है ऐसा, आप बताएं मुझे। अल्फेज ने सामने देखते हुए कहा, मेरी कलीग है, वो कहती रहती है कि अल्फेज पागल है। अब बताओ मैं पागल होता तो मेरा सिलेक्शन होता क्या इतने बड़े डिपार्टमेंट में। उसकी बात सुनकर इनायत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं देख लूंगी उन्हें, आप फिक्र ना करें। थोड़ी देर बाद आशा ने एक बार फिर से केक कट किया तो अल्फेज ने खुशी के आंसू बहाते हुए उसे हक कर लिया। आशा ने उसे घूरते हुए कहा, अल्फेज मेरी विदाई नहीं हो रही है। उसकी बात सुनकर इनायत और दिलकश जोर जोर से हंसने लगी और दोनों किचन में चली गई। दिलकश डिनर के लिए प्लेट निकाल रही थी, तभी इनायत ने उससे पूछा, दिल एक बात पूछो। दिलकश ने प्लेट्स निकालते हुए कहा, हाँ पूछो इनू। इनायत वैसे जानती थी कि आशा और दिलकश के बीच सब सही है और उसकी बहन खुश ही है, पर फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, तुम्हारे और आशा भाई के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। दिलकश ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और उससे पूछा, और तुम्हारे और अल्फेज भाई के बीच? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही है अब तक, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बातें सुनते हुए दिलकश फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक और खाने की बाकी चीजें निकालने लगी। तभी इनायत ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, सो हमें गुड न्यूज कब मिल रही है। दिलकश ने मुड़कर मुंह बनाते हुए उसे देखा और स्लैब पर सामान रख कर कहा, बकवास बातें नहीं करो इनू, वैसे भी हिटलर चाहते हैं कि पहले मैं डॉक्टर बनूं, अम्मी बाद में। ये सुन इनायत ने हाँ में सिर हिलाया। तभी दिलकश के चेहरे पर भी शरारती मुस्कुराहट आ गई और उसने पूछा, और तुम कब दे रही हो गुड न्यूज। इनायत ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उससे कहा, पहले तो मैं अल्फेज के लायक बन जाऊं। दोनों ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। तभी आशा और अल्फेज किसी बात पर बहस करते हुए वहां आए और चारों बैठकर डिनर करने लगे। चारों ने हंसी खुशी से अपना डिनर किया। डिनर के बाद अल्फेज अपने अजीबों गरीब से जोक दिलकश और इनायत को सुनाने लगा। तब तक आशा ने सभी की प्लेट्स में सिनेमन बनी रोल सर्व किए, जिन्हें देखते ही दिलकश ने अपनी भौहें सिकुड़ी। दिलकश का चेहरा देख बाकी तीनों ने उसे चिढ़ाने के लिए चिल्लाकर कहा, खरगोश शिश। और उन सबको देख दिलकश ने गुस्से में अपना मुंह फूला लिया था, पर उन तीनों के मनाने पर वो कुछ ही देर में मान भी गई थी। उन चारों ने ही कई सारे फोटोज लिए और इतने सालों में पहली बार इस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर आशा बहुत खुश था, पर इस खुशी की वजह दिलकश ही थी। जब 57 बस हिटलर, अब क्या प्रेग्नेंट करके मानोगे, जालिमा खरगोश। कुछ दिनों बाद दिलकश अपनी कॉलेज में व्यस्त हो गई थी तो वही आशा भी अपने काम में बिजी हो गया था। आशा के बैक टू बैक मिशन थे और दिलकश को पता था कि वो काफ़ी बिजी है। अब तो आशा ने दिलकश को एक फ़ोन भी खरीद कर दे दिया था और आशा जब अपने मिशन पर या काम की वजह से शहर से बाहर रहता और वह जब भी फ्री होता दिलकश से कॉल पर या व्हाट्सएप चैट पर बात कर लेता था। आशा अपने काम से किसी दूसरे शहर गया हुआ था और इस वक्त रात का समय था। दिलकश ने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को ठीक से बंद किया और वह अपने कमरे में आई। दिलकश ने बेड पर बैठकर आशा को फ़ोन किया। 2 रिंग जाने के बाद आशा ने कॉल पिक किया। दिलकश ने ऑन कॉल कहा, अस्सलामुअलैकुम, क्या मैं अपने शौहर से बात कर सकती हूँ। दूसरी तरफ से आशा ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, बोले क्या किया जाए आपके लिए। दिलकश ने तुरंत ही शिकायत भरे लहजे में कहा, फौरन यहाँ आए। दूसरी तरफ से आशा ने गहरी सांस लेकर कहा, यह मेरी ड्यूटी है बेबी बेगम, मुझे पता है, पर मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे आपको कदल करके सोना है। दिलकश ने जल्दी से उससे कहा। आशा भी उसे मिस कर रहा था, पर इस वक्त वो दिलकश से मिलने नहीं आ सकता था और उसने दिलकश का ध्यान भटकाने के लिए कहा, आई मिस यू टू मेरी जान, मैं आ जाऊंगा कल शाम तक।
ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे प्रैक्टिकल्स कैसे हुए? दिलकश ने झट से कहा, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया, और आपको पता है मैंने लेबोरेटरी में एक छोटा सा ब्लास्ट भी किया। इतना कहकर दिलकश हंसने लगी। कॉल की दूसरी तरफ अश भी उसकी बात सुनकर हंसने लगा था, पर उसे इस बारे में पहले से ही पता था। अचानक अश ने हंस की आवाज़ में उससे कहा, दिल सुनो। उसकी आवाज़ सुनकर दिलकश का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह बेड पर लेट गई और उसने धीरे से बस हम कर दिया और वह अपने होठों को दांतों तले दबाने लगी थी। अश ने उससे डिमांड करते हुए कहा, एक पिक सेंड करो अपनी। ये सुनते ही दिलकश हंसने लगी। उसने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं। अश उसे काफ़ी मिस कर रहा था, साथ ही उसे दिलकश को फील करना था। वह दिलकश का नाजुक सा बदन अपनी बाहों में लेना चाहता था, पर वह वापस सुबह ही पहुंच सकता था। अश ने एक बार टेंट से बाहर अंधेरे को देखा, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, खरगोश पिक सेंड करो ना, मुझे वाइफ सिकनेस हो रही है। दिलकश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है। उसकी बात सुनकर अश ने अपनी आंखें रोल की, फिर उसे परेशान करने के लिए सेडिक्टिव आवाज़ में कहा, बहुत मजे ले रही हो मेरी सिचुएशन के, है ना? मैं वापस आ गया ना, तो भाग भी नहीं पाओगी। अश की बात सुनते ही दिलकश ने जल्दी से कॉल कट कर दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, साथ ही उसके दिल की धड़कनें इस कदर शोर कर रही थी कि उनका शोर खुद दिलकश को सुनाई दे रहा था। इधर अश ने अपना सिर हिलाकर बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, जालिमा खरगोश। बोलकर वह अपने टेंट से बाहर चला गया। दूसरी तरफ इनायत ने अल्फेज को वीडियो कॉल किया था, पर अल्फेज ने कॉल ऐसी जगह पर पिक किया जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अब इस आदमी के लिए तो तालियां बजानी चाहिए। इनायत ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, अल्फेज आप देख नहीं रहे हैं? अब ये कहकर अल्फेज एकदम से रोशनी वाली जगह पर आया, और एक पल के लिए तो इनायत डर गई थी, पर फिर वो अल्फेज को देखकर मुस्कुरा दी। अल्फेज ने भौहें चढ़ाकर उससे पूछा, आज वीडियो कॉल कैसे कर ली? इनायत ने उसे देख अपनी नज़रें झुकाए और धीरे से कहा, वो बस आपको देखने का मन था। अल्फ्रेज ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया, और वह इनायत से खाने का और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगा। आखिर में इनायत ने कहा, चलिए फिर मैं कॉल एंड कर रही हूँ। तभी अल्फेज तिरछा मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने देख लिया तुम्हारा ब्यूटी स्पॉट। कहकर उसने कॉल कट कर दिया। पर उसकी बात सुनकर इनायत कंफ्यूज थी। उसने कंफ्यूजन में अपनी भौहें सिकुड़ी और वह खुद को देखने लगी। इनायत ने ध्यान दिया कि उसकी ड्रेस खींचने की वजह से नीचे की तरफ हो गई है। उसका क्लीवेज दिख रहा था और है वही बीच में एक मोल तिल भी था। ये देखते ही इनायत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने शर्मिंदगी से अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहा, या अल्लाह। दूसरी तरफ अल्फेज इनायत के रिएक्शन के बारे में सोचकर हंस रहा था, फिर वह अश के पास चला गया। सुबह का वक्त, अश और दिलकश का घर। दिलकश पूरी तरह से ब्लैंकेट के अंदर छुपकर सो रही थी। एक तो उसने एयर कंडीशनर चला रखा था, उसी के साथ उसने फैन को भी फुल स्पीड पर चालू किया हुआ था। फजर के लिए उसका अलार्म बजा, पर उसने उठने की जगह अलार्म बंद कर दिया। दिलकश ना ही तो जागी हुई थी और ना ही वह गहरी नींद में थी। अचानक दिलकश को ब्लैंकेट के अंदर ही अपनी खुली कमर पर एक सख्त हाथ महसूस हुआ। जी हाँ, खुली कमर, क्योंकि दिलकश सिर्फ अपने इनर्स में सो रही थी। अश ने एकदम से उसे पलटते हुए अपने ऊपर कर लिया और अब वह अश के सख्त सीने पर सो रही थी। अश का एक हाथ ऊपर उसकी पीठ पर था और दूसरा हाथ दिलकश के पेट पर था, जो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। उसके हाथ को नीचे की तरफ जाता महसूस करते ही दिलकश ने तुरंत ही आंखें खोली और वह अश को घूरने लगी। अश ने अपना हाथ दिलकश की पीठ से हटाकर उसके जबड़े को पकड़ा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दिलकश ने अपने पैर अश के टॉसों पर लपेट दिए थे। अश उसे काफी देर तक किस करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे दिलकश उसकी एनर्जी ड्रिंक हो। कुछ मिनट बाद अश ने महसूस किया कि दिलकश को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो अश ने उसके होठों को छोड़ दिया। दिलकश ने लंबी और गहरी सांसें लेते हुए कहा, बस हिटलर, अब क्या प्रेग्नेंट करके मानोगे? अश उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसा और उसने दिलकश के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। उसने दिलकश का सिर थपथपा कर कहा, सो जाओ, अभी टाइम है। दिलकश ने हाँ में सिर हिलाया और अश को देखते हुए कहा, ओए हिटलर, आपने नमाज नहीं पढ़नी, मैं तो पीरियड्स पर हूँ। अश ने उससे कहा, मैं पढ़कर आया हूँ, सो जाओ अब आराम से। ये सुनकर दिलकश ने अपना सिर उसके सीने पर रखा। तभी अश ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, फर्स्ट डे है पीरियड्स का? फोर्थ है। ये कहते हुए दिलकश को अश का हाथ अपने एब्डोमेन पर महसूस हुआ था, जिस वजह से उसे और अच्छा लग रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसकी नींद लग गई थी और वो फिर से अश की बाहों में सो गई थी।
दूसरी तरफ अल्फेज भी अपने घर आ गया था। उसकी अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्फेज आ गया मेरा बच्चा, जा आराम कर ले, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। अल्फेज मुस्कुराया और अपनी अम्मी के माथे पर किसकर वह अपने कमरे में आया, पर कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वह वहीं खड़ा रह गया क्योंकि उसके सामने इनायत ऐसी ही खड़ी हुई थी और उसने कुछ भी नहीं पहना था। वह अभी अभी शॉवर लेने के बाद अपनी बॉडी पर टॉवल लपेट कर आई थी और कपड़े पहनने के लिए उसने वह टॉवल भी हटा दी थी। अल्फेज और इनायत की नज़रें मिरर में मिली और अल्फेज को देखते ही इनायत जल्दी से बेड पर चढ़कर ब्लैंकेट में घुस गई। अल्फेज कुछ पल के लिए तो उसी जगह पर जमकर खड़ा रहा, फिर अंदर आकर उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया और धीमे कदमों से वह बेड के पास आया। अल्फेज ने इनायत के ऊपर झुकते हुए कहा, हाउ डू यू मैनेज टू कैरी 4 वाटरमेलन्स? उसकी बात सुनकर इनायत मुंह खुले हैरानी से उसे देखने लगी और उसने अल्फेज के गाल पर हल्के से मारकर कहा, बदतमीजी मत करे अल्फेज, मैं आपको वाटरमेलन नजर आती हूँ। इनायत ब्लैंकेट से अपने चेस्ट पर एक नॉट बांधने लगी, तभी अल्फेज ने उसके चेस्ट की तरफ इशारा कर कहा, तुम नहीं ये सुनते ही इनायत के गाल शर्म से लाल हो गया था, पर उसने अल्फेज को घूरते हुए उसका काम मरोड़ा और कहा, और आप क्या हैं? अल्फेज तिरछा मुस्कुराने लगा और उसने कहा, मैं बता तो दूं, पर तुम शर्मा जाओगी। उसकी बात सुनकर इनायत का पूरा चेहरा लाल होने लगे थे और उसने खुद को ब्लैंकेट में छुपा लिया। अल्फेज बेड पर उसके पास लेट गया और उसने इनायत का हाथ पकड़ उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर पूछा, एक बात पूछें? इनायत ने धीरे से हम कहा, तो अल्फेज ने उससे पूछा, व्हाट्स योर साइज? इनायत ने उसे देखकर लगभग ताना मारते हुए कहा, एक शौहर को अपनी बीवी के बारे में सब पता होना चाहिए। ये सुन अल्फेज ने अपनी भौहें चढ़ाए और वह धीरे से अपना हाथ ब्लैंकेट के अंदर लेकर गया। उसके ऐसा करते ही इनायत की सांसें जैसे रुक सी गई थी और उसका हाथ महसूस कर इनायत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। तभी अल्फेज ने कहा, तुम वो संतूर वाला साबुन लगाती हो ना, इसलिए इतने सॉफ्ट हैं तुम्हारे ब्रे। उसने बस इतना ही कहा था कि इनायत ने झट से अपनी आंखें खोलकर अल्फेज के मुंह पर अपना हाथ रख उसे चुप करा दिया। यह आदमी कुछ भी बोलता है, इनायत ने उसे घूरते हुए कहा, हल्के बोले अल्फेज, कोई सुन लेगा। उसकी बात सुनकर अल्फेज ने किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं भी यही साबुन इस्तेमाल करूंगा। इतना कहकर उसने अपनी शर्ट उतारी और वह अपनी रफ बॉडी को चेक करने लगा। अल्फेज की हरकत पर इनायत जोर जोर से हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, स्टॉप इट अल्फेज, आपको जरा भी रोमांस नहीं आता है? अल्फेज ने उससे पूछा, क्यों, मैंने कुछ करना था? इनायत ने उसे बेहद प्यार से देखते हुए कहा, कोई और होता ना आपकी जगह तो उसने अब तक मौके का फायदा उठा लिया होता। बोलकर उसने अल्फेज के गाल पर किस कर लिया। आशा और दिलकश का घर। दिलकश डाइनिंग एरिया में आशा के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। वह आशा के हाथ का बना नाश्ता बड़े मजे से खा रही थी और आशा उसके पास बैठा अपने फ़ोन में ईमेल्स चेक कर रहा था। दिलकश ने आशा के लाए क्रीम रोल खाकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हिटलर यह क्रीम रोल बहुत टेस्टी है। ये सुन आशा ने उसके चेहरे की तरफ देखा कि दिलकश के होंठों और चेहरे के आसपास चॉकलेट फैली हुई थी। दिलकश ने क्रीम रोल का दूसरा बाइट खाया, तभी आशा ने उसका चेहरा पकड़ा और उसके होंठों को कैप्चर कर वो बाइट खा लिया। फिर उसने दिलकश के होंठों पर लगी चॉकलेट को लिक कर लिया। आशा तिरछा मुस्कुराते हुए पीछे हटा, तो दिलकश चिढ़ते हुए उसे देखने लगी। उसने चिढ़ते को कहा, मेरा बाइट भी खा गए, बहुत गंदे हो आप। बोलकर उसने एक टिश्यू उठाया और वह गुस्से में अपने मुंह को उससे लगभग रगड़ने ही लगी थी। आशा ने उसके हाथ से टिश्यू छीना और उसने एक बार फिर दिलकश के होंठों को कैप्चर कर लिया, पर इस बार वो दिलकश को बहुत ही रफली किस कर रहा था। कुछ देर बाद उसने दिलकश के होंठों को छोड़ा और वह सही से बैठ गया। फिर उसने दिलकश को वार्निंग देते हुए सख्ती से कहा, जितनी बार साफ करोगी उतनी बार किस करूंगा। उसकी बात सुनकर दिलकश ने चेयर से उतर एक नज़र आशा को घूरा, फिर अपने पैर पटकते हुए वो अपना कॉलेज बैग लेने के लिए कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने मिरर में अपने लाल और सूजे हुए होंठों को देखकर खुद से कहा, ये हिटलर दिन ब दिन बेशरम होते जा रहे हैं। वही आशा बैठकर सोच रहा था कि कुछ ही दिनों बाद दिलकश का फर्स्ट सेमेस्टर पूरा होते ही वही दिलकश को प्रपोज कर देगा, क्योंकि उसे भी पता नहीं चला था कि कब दिलकश उसकी एडिक्शन और ऑब्सेशन बन गई थी, पर अब बन तो गई थी और वह अब दिलकश से दूर नहीं रहने वाला था। चैप्टर 58, दिल तुम सिर्फ मेरी हो। दिलकश के अगले कुछ दिन भी उसके फर्स्ट ईयर के एग्जाम की तैयारी और पढ़ाई में बीत गए थे। दिलकश सच में अपने सपने को सच में बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, पर असल में तो वह आशा को खुद पर गर्व महसूस करवाना चाहती थी, क्योंकि उसने पिछले इतने सालों से आशा को मेहनत करते हुए देखा था।
अश देर रात तक और ज़्यादा सिर्फ इसलिए काम करता था ताकि वह दिलकश की पढ़ाई के खर्चे के साथ साथ उसकी ज़रूरत के बाकी खर्चों को भी उठा सके। इस वक्त दिलकश अपनी स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ रही थी और पेन को अपने होठों के बीच दबा रखा था। उसने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए थे और इस वक्त वह एक बार फिर उनका रिवीजन कर रही थी। रिवीजन करने के बाद दिलकश ने अपने नोट्स बंद कर खुद को रिलैक्स करने के लिए अपनी कमर सीधी की। उसने टेबल से अपना फ़ोन उठाकर देखा कि इनायत ने उसे किसी पार्टी के बारे में मैसेज किए थे। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और इनायत को कॉल किया, पर इनायत ने उसका कॉल पिक नहीं किया। शायद काम में बिजी होगी, दिलकश ने खुद से कहा और वो अपनी चेयर से खड़ी हुई। वो जैसे ही मुड़ी, उसकी नज़रें अश की फ्लीक्ड हेजल आंखों से मिली, जो उसे अपनी इंटेंस नज़रों से एकटक देखे जा रहा था। उसकी नज़रें देखते ही दिलकश एकदम से 2 कदम पीछे हट गई। अश हल्का सा हंसकर उसके पास आया और उसने दिलकश की बाह पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। अश ने उसकी नाक को पिंच करके कहा, मेरी बेबी बहुत मेहनत कर रही है। दिलकश ने उसे देखते हुए कहा, सिर्फ हमारे लिए। हमारे लिए। ये सुनते ही अश के चेहरे पर एक सच्ची और असली वाली मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर उससे पूछा, हमारे लिए? अपने लिए क्यों नहीं? दिलकश ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, मेरा कोई वजूद ही नहीं आपके बिना। इतना कहकर उसने अश के गाल पर हाथ रखा और आगे कहा, अश, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। कोई नहीं करता इतना किसी के लिए। कोई नहीं करता, कोई भी नहीं। अगर आप ना होते आपकी जगह कोई और होता। दिलकश बोल ही रही थी पर उसकी बात पूरी होने से पहले अश ने उसके माथे को चूमा और उससे कहा, तुम मेरी होने के लिए बनी थी। ओनली माइन। दिल, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसकी बात सुनकर दिलकश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने पूछा, अच्छा वो कौन सी पार्टी के बारे में बात कर रही थी इनू, जिसमें वह अल्फेज भाई के साथ जाने वाली हैं? मुझे भी जाना है। अश ने सिर हिलाकर कहा, हाँ वो हमारे एक कलीग ने अपनी एनिवर्सरी पर छोटी सी पार्टी रखी है, वही जाना है और मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। ये सुनते ही दिलकश बहुत खुश हो गई, पर अगले ही पल उसकी सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई और उसने मुंह बनाकर कहा, लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। मैं हूं ना, अश ने उससे कहा और उसने दिलकश को देखकर आई विंक की। दिलकश ने हल्का सा हंसकर कहा, आपको सिर्फ मौका चाहिए। थोड़ी देर बाद दिलकश बात लेकर जल्दी से कमरे में आई, तब तक अश भी तैयार हो गया था। उसने 3 पीस अरमानी सूट पहना था, बालों को जेल से सेट किया था और हमेशा की तरह वो बेहद हैंडसम लग रहा था। अश काउच पर बैठा अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था और उसे देखते ही दिलकश की सांसें कुछ पल के लिए थम सी गई थी। तभी अश ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा, बैडमैन एनियाज दिल, किसी को ऐसे चेकआउट नहीं करते, अच्छा लग रहा हूं तो बोल दो। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन बंद किया और वह सोफे से उठकर दिलकश के पास आने लगा। उसकी बात सुनकर दिलकश के गाल लाल होने लगे थे, पर अश को अपने पास आते देख उसने अटकते हुए कहा, हिटलर, आप उठ क्यों गए? बैठ जाए। अश के चेहरे पर इस वक्त एक तिरछी मुस्कुराहट थी। दिलकश के सामने आकर वह अपने होठों को दिलकश के होठों पर फेरने लगा और उसने धीरे से कहा, पनिशमेंट भूल गई। हम। ये सुनते ही दिलकश उसे बुरी तरह से घूरने लगी, पर फिर भी वह अश को क्यूट ही लग रही थी। दिलकश ने चिढ़ते हुए कहा, आपको बहाना चाहिए होता है बस किस करने का। उसकी बात सुनकर अश ने हंसते हुए उससे साड़ी का ब्लाउज वॉशरूम में जाकर पहन कर आने को कहा। पहले तो दिलकश थोड़ी सी हिचकिचाई, पर फिर वो जल्दी से वॉशरूम में गई और कुछ ही पलों में साड़ी का ब्लाउज और जीन्स पहनकर बाहर आई। अश ने उसे रूम के बीच में खड़ा किया और वह दिलकश को साड़ी पहनाने लगा। साड़ी की प्लेट्स बनाते हुए उसके हाथ दिलकश को छू रहे थे। साड़ी पहनाने हुए उसके हाथ दिलकश की कमर, पीठ और कभी कभी उसके चेस्ट को भी छू रहे थे, जिस कारण दिलकश की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। अश ने उसके कंधे पर साड़ी के पल्लू को पिन अप किया तो दिलकश तुरंत ही मिरर के सामने आए और खुद को देखने लगी। वह अपने लुक को देखकर बहुत खुश हो गई थी। वही अश को ही पता था कि इतनी देर से कैसे उसने खुद पर काबू कर रखा था और अपना ध्यान भटकाने के लिए वह बहाना बनाकर कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ इनायत वॉशरूम में थी और वह अपना ब्लाउज पहन रही थी, पर वह ब्लाउज उसके साइज का नहीं था और छोटा था। उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, आउच, उफ, ये ब्लाउज तो मेरा है ही नहीं, अब क्या करूं? वहीं अल्फेज कमरे में तैयार हो रहा था। इनायत ने वॉशरूम के गेट को हल्का सा खोला और झांक कर बाहर देखा कि अल्फेज अपने हाथ पर वॉच पहन रहा था। इनायत ने धीरे से उसे पुकारते हुए कहा, सुने। उसकी आवाज़ सुनकर अल्फेज ने मुड़कर उसे देखा और नाटक करते हुए कहा, मुझसे कह रही हो? कोई और शौहर है मेरा? इनायत ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। अल्फेज ने मुंह बनाकर पूछा,
बोलो क्या काम है? इनायत ने धीमी सी आवाज में उससे कहा, वो आप अम्मी को बुला दे प्लीज, मेरा ब्लाउज छोटे साइज का आ गया है। छोटे साइज का? रुको मैं मदद करता हूँ क्योंकि अम्मी तो आप ही के साथ उनके घर जा चुकी है। बोलकर उसने जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वही इनायत एक दुपट्टे से खुद को ढक कर कमरे में आई और अल्फेज की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। अल्फेज ने ब्लाउज के हुक्स लगाते हुए कहा, सही तो है। इनायत तुम हुक ठीक से नहीं लगा रही थी, पर अगले ही पल कुछ फटने की आवाज़ आई। इनायत का ब्लाउज फट गया था। वह डरते हुए जल्दी से अल्फेज की तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे जो किसी भी वक्त बहकर उसके गालों पर लुढ़कने वाले थे। उसे रोते देख अल्फेज हड़बड़ा गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने इनायत को चुप कराने के लिए उसे अपने गले लगा लिया और जल्दी से कहा, शह रोना नहीं प्लीज, मैं अभी लेकर आता हूँ तुम्हारा वाला ब्लाउज। शह रोना नहीं, तब तक तुम मेरी कोई भी हुडी, शर्ट या अपनी टॉप पहन लो। प्लीज रोना नहीं, मैं तुम्हें 101 ब्लाउज दिलाऊंगा। उसकी बात सुनकर इनायत रोते रोते हंसने लगी थी। वही अल्फेज जल्दी से भागते हुए कमरे से बाहर चला गया। कुछ समय बाद अल्फेज एक बहुत बड़ी गड़बड़ करने के बाद वापस आया और मुस्कुराते हुए इनायत को उसका वाला ब्लाउज दिखाने लगा। इनायत ने जल्दी से उसके हाथ से ब्लाउज झपटा और वो भागकर वॉशरूम में घुस गई। इनायत साड़ी पहनने के बाद बाहर आए और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर वो लाइट मेकअप करने लगी। उसने मिरर में अपने पीछे बेड पर बैठे अल्फेज को देखा जो कुछ परेशान लग रहा था। इनायत उसकी तरफ मुड़ी और उसने अल्फेज ने पूछा, क्या हुआ अल्फेज? इनायत तुम मुझे अपना नहीं मानती हो ना? तुम्हें चोट लगी और तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। अल्फेज ने दुखी सा चेहरा बनाकर कहा। इनायत ने उसे कन्फ्यूजन से देखते हुए कहा, पर मुझे कहाँ चोट लगी है? मैं तो ठीक ही हूँ। अल्फेज ने उसे देखते हुए कहा, लगी है पर तुम बताओगी नहीं क्योंकि इट्स योर प्राइवेट प्लेस, यहाँ तुम्हारे चेस्ट पर लगी है, मैंने बैंडेज देखा था। उसकी बात सुनकर इनायत ने अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों से ढाक लिया और कहा, अल्फेज वो बियारट कप्स है, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। उफ अल्फेज आप इतने सीधे क्यों हैं? इतना कहकर उसने अपने चेहरे से हाथ हटाए और वह अल्फेज को ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई एलियन हो। वही अल्फेज ने तरह तरह के मुंह बनाते हुए कहा, क्या अजीब चीजें इस्तेमाल करती हो तुम लड़कियां। टाइम स्किप। दोनों कपल्स पार्टी में पहुंच गए थे। आशा ने दिलकश का हाथ कसकर पकड़ उसे सभी के सामने अपनी वाइफ बताया और उसे इंट्रोड्यूस कराया, जिस वजह से दिलकश बहुत खुश तो थी ही साथ ही उसका दिल भी बड़ी ही तेजी से धड़क रहा था। दिलकश और आशा की कलीग की वाइफ में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह दिलकश को अपने साथ केक दिखाने के लिए लाए और उसने दिलकश को केक दिखाया जो कि एक बनी केक था क्योंकि उसे बनी बहुत पसंद थे। आशा, इनायत और अल्फेज ये देख अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। वही आशा की कलीग की वाइफ ने दिलकश से कहा, बहुत पसंद है इसलिए मैंने बनी, देखो मुझे बनी केक ऑर्डर करवाया था। दिलकश केक देखने के बाद आशा की तरफ मुड़ी और आशा ने मुंह चलाकर उससे कहा, इट्स ऑक। फिर उसके कलीग की वाइफ ने दिलकश को बनी रोल्स दिखाए जिन्हें देखकर दिलकश का दिमाग अब खराब होने लगा था। उसने दोबारा आशा की तरफ देखा तो आशा ने धीरे से उसके कान में कहा, आई लव यू मोर। आखिर में उसके कलीग की वाइफ ने दिलकश को अपने गार्डन में लगे टमाटर दिखाए, वो भी बनी के साइज में था और बस यही काफ़ी था दिलकश को गुस्सा दिलाने के लिए। दिलकश ने एक टमाटर तोड़ा और उसे आशा के ऊपर फेंका, पर आशा दिलकश ने उसके पास आकर रोनी शक्ल बनाए और कहा, हिटलर। आशा ने उसे देखते हुए कहा, ईट्स ओके खरगोश। खरगोश। ये सुनते ही दिलकश ने चिढ़ते हुए अपना चेहरा आशा के सीने में छुपा लिया। उन दोनों को देखकर थोड़ी दूरी पर खड़ी इनायत मुस्कुरा रही थी। वही अल्फेज, अल्लाह जाने कहाँ से वह एक बियारट का पुट्ठा लाया और इनायत के पास आकर उसने कहा, अच्छे सीमेंट से नहीं बनवाया, देखो वहाँ पड़ा था। इनायत ने उसके हाथ से बियारट कप छीन लिया और इससे पहले कोई उसे देखता इनायत ने उसे दूर फेंका और अल्फेज को डांटते हुए कहा, वो मेरा नहीं है अल्फेज। तो किसका है? अल्फेज ने भौहें चढ़ाकर उससे पूछा। इनायत ने उसे समझाते हुए कहा, वहाँ उस तरफ कई सारे कपल्स मेकआउट कर रहे हैं और आप वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। अल्फेज ने उसकी बात सुनकर किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह झट से हाँ में सिर हिला दिया। इधर दिलकश आशा के पास बैठकर गुस्से में बनी रोल्स खा रही थी। उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए आशा ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और वह दिलकश की खुली पीठ को सहलाने लगा। दिलकश ने उसे अपनी आंखों के कोनों से देखा और कठोरता से कहा, थोड़ा नीचे प्लीज, बहुत खुजली हो रही है। ये सुनकर आशा हल्का सा हंसकर उसकी बात मानने लगा। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई थी और अब दिलकश को नींद आने लगी थी। दिलकश ने उसकी बाह पर लटकते हुए कहा, चलो अब घर चलो।
आशा ने उसके माथे को चूमकर सिर हिलाया और वह दोनों घर के लिए निकल गए। रास्ते में अचानक से दिलकश ने उससे पूछा, एक बात पूछे हिटलर? आशा ने ड्राइविंग करते हुए कहा, हम। दिलकश ने उसे देखते हुए पूछा, अगर हमारे बेबीज हो गए तो आप मुझे वक्त नहीं दे पाएंगे। मेरे बाल कौन बनाएगा? मेरी ड्रेसेस का कलेक्शन कौन संभाल कर रखेगा? मेरे कमरे को सेटल करके कौन रखेगा? और मुझे रात को कौन? आशा ने बीच में ही कहा, अगर मैं सेंचुरी भी हिट कर जाऊंगा तब भी मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। बेबीज के लिए अलग पैकेज है, तुम्हारा पहले है। इतना कहकर उसने दिलकश को देखा विंक की तो दिलकश हंसने लगी। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी तुम मेरी पहली प्रायोरिटी हो। हाय, दिल ही ले लो आप। दिलकश ने खुशी से कहा और वह आशा के गाल पर बार बार किस करने लगी। वही आशा ने बस सिर हिला दिया था। दूसरी तरफ अल्फेज पता नहीं क्या ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था बियारट कप्स के साथ और आखिर में उसने गुस्से में मुंह फुला लिया। उसकी हरकतों को देखकर इनायत जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसते देख अल्फेज के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी, पर इनायत ने जैसे ही अल्फेज को अपनी तरफ देखता पाया उसके चेहरे की यह मुस्कुराहट गायब हो गई थी। 59 अब बिल्कुल भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। 1 महीने बाद आज दिलकश और इनायत के फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम था। पूरे 1 महीने की टॉर्चर के बाद आखिरकार उनके एग्जाम खत्म हो गए थे। दिलकश कॉलेज से बाहर आए और उसकी नजरें आशा पर पड़ी। वो हमेशा की तरह कॉलेज के बाहर खड़ा दिलकश का इंतजार कर रहा था। अपने दोस्तों को बाय कहकर दिलकश जल्दी से आशा के पास आए और कूदकर वह आशा की गोद में चढ़ गई। आशा ने उसे ठीक से पकड़ा और पूछा, चले? दिलकश ने हाँ में सिर हिलाया तो आशा ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और वह खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कॉलेज से घर तक का सफर शांत ही था क्योंकि दिलकश पैसेंजर सीट पर बैठी सो गई थी। वह पिछले 1 महीने से एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही थी, जिस वजह से वह थकी हुई थी। उसे सोते देख आशा को भी राहत थी क्योंकि उसकी बेबी दिल अपने एग्जाम के बाद आराम से सो रही थी। आशा ने अपने घर के बाहर गाड़ी रोकी और वह दिलकश को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर आया। दिलकश को कमरे में बेड पर लिटाने के बाद आशा ने उसके चेहरे पर आते बालों को हटाया और उसके माथे को चूम वह नीचे आकर अपना काम करने लगा। 4 घंटे बाद एक अच्छी नींद लेने के बाद दिलकश सोकर उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। इस वक्त वो काफ़ी खुश थी कि फाइनली उसके एग्जाम खत्म हो गए। बाथ लेने के बाद दिलकश ने एक ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट कुर्ती ब्लैक पेंट के साथ पहनी और हमेशा की तरह उसका दुपट्टा अलमारी में पड़ा हुआ था। वह सिर्फ नमाज के लिए दुपट्टा ओढ़ती थी। वैसे भी आशा ने अपने सामने उसे दुपट्टा ओढ़ने से मना किया था। दिलकश ने अपने लंबे गीले बालों को देख मुंह बनाते हुए खुद से कहा, उफ, ये बाल भी ना कभी मेरी नहीं मानते। बोलकर वो अपने शौहर यानी कि अपने डोरेमोन को ढूंढने नीचे गई। वह नीचे आए और उसने देखा कि आशा हॉल में खड़ा अपने किसी कलीग से बात कर रहा था जो उनके घर आया था। वह जाकर एक पिलर के पीछे चुपचाप छिप गई और झांक कर आशा को देखने लगी, पर एक कॉकरोच ने घर की शांति भंग करने की ठान ली थी। कॉकरोच को अपने हाथ पर देखते ही दिलकश जोर जोर से चीखने लगी और पिलर के पीछे से बाहर आ गई। आशा ने जल्दी से मुड़ कर उसे देखा। वह सीढ़ियों के पास खड़ी चिल्ला रही थी और उसकी ब्लैक कुर्ती से अंदर पहनी रेड कलर की बियारत दिख रही थी। ये देखते ही जलन की एक भावना आशा की नसों में दौड़ गई थी। इसने अपने कलीग को तुरंत ही वहां से भेज दिया और उसे कल ऑफिस में अच्छा सबक सिखाने के बारे में सोचा क्योंकि वह दिलकश को इतनी देर से घूरे जा रहा था। उसके जाते ही आशा ने दिलकश से कहा, अंदर जाओ, और आशा की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई थी। उसकी तेज आवाज़ सुनते ही दिलकश जल्दी से भागी और अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के कुछ मिनट बाद ही आशा ने एक गहरी सांस ली और अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने दिलकश पर चिल्ला दिया। वह धीमे कदमों से दिलकश के कमरे के बाहर पहुंचा और झांक कर अंदर देखा कि दिलकश गुस्से में अपने सॉफ्ट टॉयज को लगातार पंच मारे जा रही थी। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, इतनी जोर से चीखे मुझ पर। आने दो, ठीक करूंगी मैं आपको आशा अहमद। आशा ने अपना सिर हिलाया और वह दरवाजे से टिक कर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर उसने दिलकश को पुकारा, दिल। दिलकश ने उसे अपना हाथ दिखाकर कहा, नहीं चाहिए आपकी कोई एक्सप्लेनेशन। आशा गिने चुने कदम लेकर कमरे के अंदर उसके पास आया और उसकी इंटेंस नज़रों को देख दिलकश ने अपनी थूक ली। आशा ने उसे मिरर के सामने खड़ा किया और उससे खुद को देखने के लिए कहा। मिरर में अपने अक्स को दिलकश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी क्योंकि उसकी इनर और उसकी स्टेप्स कुर्ती से साफ दिख रही थी। आशा ने मिरर में देखते हुए उसकी कुर्ती को दोनों तरफ से पकड़ा और धीरे से उसकी कुर्ती उतार काउच पर रख दी।
आशा की सख्त उंगलियों को अपनी पीठ पर महसूस करते ही दिलकश के बदन में एक सिरहन दौड़ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आशा ने धीरे से ही उसकी इनर को खोल उसे भी उतार एक तरफ रख दिया। जैसे ही एयर कंडीशनर की ठंडी हवा दिलकश के नाजुक बदन को छूकर गुजरी, वह हल्की सी कांप उठी थी। आशा उसकी खुली पीठ को अपने सख्त हाथों से सहलाने लगा और उसने सेडेक्टिव आवाज में दिलकश के कान में कहा, जब घर पर कोई गेस्ट हो तो ध्यान से दिल। वैसे जब हम घर पर अकेले हो तो तुम ये ट्राई कर सकती हो। ये सुन दिलकश ने अपनी आंखें खोली और वह मिरर में आशा को देख उसे घूरने लगी। वही आशा उसे देख तिरछा मुस्कुराया और उसने आई विंक की। से दिलकश ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, हटे यहाँ, माफी नहीं मिलेगी। बोलकर उसने कोम उठाया और वह दिलकश के बाल बनाने लगा। दिलकश ने उसे मिरर में देखना में सिर हिलाया तो आशा ने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, सोच लो। दिलकश ने गुस्से में मुंह फुलाकर कहा, सोच लिया। बोलकर वह काउच के पास आए और उसने जल्दी से अपनी इनर और कुर्ती उठाकर पहनने लगी। आशा ने अपने हाथ सीने पर बांधे और उसे देखते हुए कहा, फाइन। मैंने सोचा था कि इसके बाद मैं तुम्हें अपने ऑफिस ले जाऊंगा ताकि तुम्हें अकेले न रहना पड़े। दिलकश कुर्ती पहनकर उसकी तरफ मुड़ी और उसने तंज कसते हुए कहा, बड़ा ख्याल आ रहा है। क्यों नहीं करूं ख्याल, बीवी नहीं हो मेरी, आशा ने उसे देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दिलकश ने अपनी भौहें चढ़ाई और पूछा, बस अब बताए क्यों लेकर जाना चाहते हैं मुझे अपने ऑफिस। आशा ने उसकी बेबी ब्लू आंखों की गहराई में देखते हुए कहा, बस ऐसे ही। अब बिल्कुल भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, सामने रहेगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। दिलकश ने सिर हिलाते हुए कहा, ड्रामेबाज। ये सुनते ही आशा ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास किया। उन दोनों के होंठों के बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी और उन्हें एक दूसरे की सांसें अपने चेहरों पर महसूस हो रही थी। आशा ने दिलकश को घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, मैं जब भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं, ऐसा कभी मत कहना। इतना कहते ही उसने दिलकश के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया और वह बहुत ही रफली किस करने लगा। करीब 5 मिनट बाद जब दिलकश को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो आशा ने उसके होंठों को छोड़ दिया। अब तक दिलकश का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसका चेहरा देखकर आशा ने उसे परेशान करते हुए कहा, चलो अब बहुत काम लेना है तुमसे। दिलकश ने अपने गालों पर गुस्से में फूला कर कहा, मासूम बच्ची से काम करवाते हैं। और उसका प्यारा सा चेहरा और फूले हुए गालों को देखकर आशा उसके गाल खींचने लगा था। दूसरी तरफ अल्फेज अपने कमरे में आया और उसने इनायत को देखा। वह पीछे अपनी पीठ पर कोई ऑइंटमेंट लगा रही थी। अल्फेज ने परेशान होते हुए उससे पूछा, क्या हुआ इनायत? इनायत ने उदास सा चेहरा बनाकर कहा, कुछ नहीं, बस पीरियड क्रम्स है, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। अल्फेज ने सिर हिलाया और वह अपने कपड़े बदलने वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह चेंज कर वॉशरूम से बाहर आया और उसने बेड पर लेटकर पूछा, इनायत एक बात पूछूं? हम पूछिए, इनायत ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। अल्फेज पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने पूछा, तुम खुश हो ना मेरे साथ? इनायत इतने वक्त में अच्छे से समझ गई थी कि अल्फेज दिल से एक बच्चा है, वो भी सच्चा और प्यारा। उसने अल्फेज को देखते हुए उससे पूछा, क्यों? आप अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अल्फेज ने उससे कहा, वो मैं थोड़ा पीछे हूँ। मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड 1 से 2 हफ्ते तक नहीं टिकती क्योंकि मैं फिजिकल होने में थोड़ा शर्माता हूँ। अल्फेज की बात सुनकर इनायत ने उसे देखते हुए कहा, तो आपको लगता है कि मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी? तो ऐसा नहीं है अल्फेज, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत फनी और क्यूट भी। उसकी बात सुनकर अल्फेज ने अपनी पलकें झपकाते हुए कुछ पल उसे देखा, फिर कहा, तो मतलब तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो? इनायत ने सहमति में सिर हिलाया तो अल्फेज ने क्यूट सा चेहरा बनाकर पूछा, तो अब मैं तुम्हें हक करके सो सकता हूँ? इनायत ने हाँ में सिर हिलाया तो अल्फेज ने झट से उसकी कमर पकड़ उसे अपने करीब खींचकर उसे हक कर लिया। इनायत को उसके करीब होने पर इनायत को अपने पेट में तितलियां उल्टी महसूस हो रही थी। अल्फेज की खुशबू उसके दिल में कुछ एहसास जगा रही थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर उसे देखा। वह अल्फेज की बियत सहलाने लगी और उसने कहा, अल्फेज आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप? अल्फेज ने बीच में ही कहा, लगता नहीं है, लोग कहते हैं। इनायत ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है, अल्फेज ने उसे अपने दांत दिखाते हुए कहा और उसे देखकर इनायत मुस्कुरा दी थी। रात का वक्त, इनायत हल्की नींद में थी, तभी उसे अल्फेज की आवाज़ आई। वो कह रहा था, चलो किसी बहाने करीब तो आने दिया। ये सुनते ही इनायत ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। यह आदमी कितना बड़ा वाला ड्रामेबाज है।
इनायत ने उसकी कमर पर पिंच किया तो अल्फेज के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने अल्फेज को घूरते हुए कहा, बदमाश। उसकी बात सुनकर अल्फेज के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने इनायत की गाल पर किस कर लिया। वही इनायत ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। 60 अश की डिजायर्स केयरिंग अल्फेज। अगला दिन। इस वक्त अश और अल्फेज किसी क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तभी अल्फेज ने उससे कहा, यार तू कैसा दोस्त है। उसके ड्रामा को इतनी देर से देखते हुए अश ने ना में सिर हिलाया और उससे कहा, चल हर काम करने दे। इतना कहकर उसने फ्लोर पर पड़ी टैबलेट्स को उठाकर एक छोटे से प्लास्टिक बैग में रख दिया। फिर अपने जूनियर से कहा, सेंड दिस टू फोरेंसिक लैब, आई वांट द रिपोर्ट्स बाय टुमारो मॉर्निंग। ये सुनकर उसके जूनियर ने यस सर कहा और अश से प्लास्टिक बैग लेकर वह वहां से चला गया। फिर अश ने मुड़कर अल्फेज को देखा जो इस्तेमाल किए हुए एक ग्लास को उठाकर देख रहा था। अल्फेज ने उससे कहा, इसमें भी कुछ गड़बड़ है, इस ग्लास में अल्कोहल की ट्रेसेज है। अश ने हाँ में सिर हिलाया और उस ग्लास को भी फोरेंसिक लैब भिजवा दिया। दोनों अपार्टमेंट से बाहर आए और उन्होंने अपने ग्लव्स उतारे। अश ने अपनी हैंडवॉश किट निकाली पर अल्फेज ने जानकर ज्यादा हैंडवॉश अपने हाथ पर लिया जिस वजह से अश उसे घूरने लगा। वही अल्फेज उसे देख मुस्कुरा रहा था। उसे अश का हैंडवॉश फिजूल खर्च करना पसंद था। दोनों बिल्डिंग से बाहर आने लगे। तभी अश ने उससे पूछा, क्यों मर रहे थे थोड़ी देर पहले। यार मेरी हेल्प कर देना, मैं इनायत को कैसे अप्रोच करूं। मतलब मैं उसे अजीब महसूस नहीं कराना चाहता। तो डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग सेक्स, मतलब वैसे नहीं। अश उसे अजीब नजरों से देखने लगा तो अल्फेज ने अपने हाथ हवा में उठा दिए और वहां से गुजरती औरतें उन दोनों को अजीब नजरों से देखने लगी थी। तो अश ने जल्दी से कहा, ये ना कि मैं। अल्फेज ने अश को घूरते हुए जल्दी से कहा, नहीं मैं इसी के साथ हूँ। अश जाकर गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अल्फेज उसके पास पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसने अश से कहा, मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स चाहिए। अश ने गाड़ी चलाते हुए कहा, कुछ वीडियो देख ले या कुछ किताबें पढ़ ले, तुझे सब समझ आ जाएगा। उसकी बात सुनकर अल्फेज ने अपनी आंखें रोल की और कहा, मुंह से बोलने में टैक्स लगेगा तुझे। अश ने उसे तिरछी नजरों से देखकर कहा, मैं बकवास बातें अपने मुंह से नहीं बोलता। फाइन, तू अपने रिलेशनशिप में कौन से लेवल पर है। अल्फेज ने उससे पूछा। अश ने उससे कहा, तुझे क्यों बताऊं, और तू जो कुछ भी उसके लिए कर सकता है कर। समझ गया, वो तेरी ही है। अल्फेज ने चिढ़ते हुए उससे कहा, ये जो कुछ भी है ना इसे मुझे डिटेल में बताएगा। अश ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, स्टूपिड, और डैशबोर्ड से अपना फोन उठाकर उस पर कुछ करने लगा। फिर उसने अपना फोन अल्फेज को दिया और अल्फेज उसके फोन पर कुछ ट्यूटोरियल देखने लगा। अल्फेज ने फोन में देखते ही कहा, अस्तगफिरुल्लाह। फिर अश से पूछा, आर यू श्योर, ये सब ठीक है ना। अश ने हल्का सा हंसकर कहा, एक काम कर अपनी अम्मी से पूछ तू कैसे आया था, वो बताएगी डिटेल में। उसकी बात सुनकर अल्फेज ने अपनी आंखें रोल की और कहा, वो नाराज हो गई तो। अश ने उसके सिर पर मारा और कहा, थोड़ा वक्त ले पगले, पहले प्यार कन्फेस कर, फिर आराम से स्टेप बाय स्टेप उसे एहसास दिला कि जब वो तेरे पास होती है तो तुझे कैसा महसूस होता है। उसे अपने इमोशंस दिखा, उसे प्यार और इज्जत दे, फिर छोटी छोटी किस्से शुरुआत करना, फिर कहीं जाकर वो सब आता है हवस के पुजारी। बात खराब मत कर यार, अल्फेज ने दांत पीसते हुए कहा और मिरर में देख वह अपने बाल सही करने लगा। फिर वो दोनों अपने ऑफिस पहुंचे और दोनों मिलकर इसी केस पर काम करने लगे थे। शाम का वक्त। अश और अल्फेज अपना सारा काम खत्म कर बिल्डिंग से बाहर आए। दोनों अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे थे। तभी अल्फेज ने उससे पूछा, ब्रो, रेस। अश ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और दोनों ने रेस शुरू की। ये रेस वहां खत्म होनी थी जहां पर अश और अल्फेज अपने घरों के लिए अलग अलग मोड पर जाते हैं। ये रेस अल्फेज जीता था और अश ने उसे देखकर धीरे से कहा, FCK। वही अल्फेज ने उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाए। बस वही लड़कों वाली चीजें। कभी कभी ये लड़के कुछ ज्यादा ही अब क्या बोले। अल्फेज का घर। अल्फेज जैसे ही अपने घर पहुंचा, वह अपनी अम्मी को सलाम कर सीधे अपने कमरे में आया और उसने देखा कि बेड पर एक सैनिटरी पैकेट खुला पड़ा हुआ था। उसने अपनी गाड़ी की चाबी सही जगह पर रखी और अपने जूते उतारे। कुछ ही पलों में इनायत वॉशरूम से बाहर आए और वो अपने पेट को सहला रही थी। अल्फेज ने उसे देखा और उससे पूछा, पीरियड्स। इनायत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिलाया और वह बेड पर बैठ गई। उसे देखते हुए अल्फेज ने अपना फोन पॉकेट से बाहर निकाला और वह गूगल पर कुछ देखने लगा। अल्फेज उसके लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए कमरे से बाहर निकल नीचे किचन में चला गया ताकि हॉट चॉकलेट पीने के बाद इनायत को दर्द में
कुछ राहत मिले। थोड़ी देर बाद अल्फेज हॉट चॉकलेट लेकर अपने कमरे में आया और उसने अपनी बीवी यानी कि इनायत को देखा, जो बेड पर बैठी हिचकियां लेते हुए रो रही थी और अल्फेज को उसके लिए बुरा लग रहा था। अल्फेज अंदर आया और उसने इनायत को देखते हुए पूछा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या इनायत? इनायत ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया। अब अल्फेज को नहीं पता था कि इनायत पीरियड्स में पेन किलर लेती है या नहीं, जिस वजह से उसने इनायत से पूछा, तो तुम मेडिसिन लेती हो? इनायत ने सिर उठाकर उसे देखा और ना में सिर हिलाया। अल्फेज ने हॉट चॉकलेट का कप उसे दिया और कहा, ओह, ये गरम गरम पिलो, शायद इससे कुछ आराम मिले। इनायत ने कुछ पल उसे देखा, फिर वो हॉट चॉकलेट पीने लगी। हॉट चॉकलेट पीने के बाद अल्फेज ने उसके हाथ से कप लेकर टेबल पर रखा, तब तक इनायत बेड पर लेट गई थी। अल्फेज आकर उसके पास बेड पर बैठ गया और उसने इनायत के पेट की तरफ इशारा करके पूछा, मैं सहला दूं? इनायत ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया, तो अल्फेज ने उसकी कुर्ती के अंदर हाथ डाला और वह इनायत का पेट सहलाने लगा था। कुछ ही पलों में इनायत को हल्का और अच्छा महसूस होने लगा और वह गहरी नींद में सो गई थी। अल्फेज ने उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और अपने मन में सोचने लगा, पीरियड्स में इतना दर्द होता है तो बेबी के टाइम पर कितना होता होगा। ये सोचकर एक बार के लिए वो कांप गया। फिर इनायत के माथे को चूमकर उसने धीरे से कहा, दोनों साथ में दर्द सह लेंगे। बोलकर वो खड़ा हुआ और चेंज करने के लिए चला गया। वही इनायत नींद में भी हल्का सा मुस्कुरा दी थी। दूसरी तरफ आशा और दिलकश का घर। दिलकश काफी वक्त से आशा के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। वही आशा रास्ते में दिलकश के फेवरेट रेस्टोरेंट से डिनर पैक कराने के बाद घर वापस आया था। वह घर के अंदर आया और उसने देखा कि दिलकश उस गड़बड़ को साफ कर रही थी जो उसने किचन में की थी। आशा किचन में आया और उसने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, तूफान आया था? दिलकश ने उसे देखकर अपना मुंह बिगाड़ा और कहा, नहीं, मैं आई थी किचन में। आशा ने उसे चिढ़ाने के लिए तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ तूफान। ये सुनते ही दिलकश ने अपने हाथ में पकड़ा किचन नैपकिन आशा के ऊपर फेंका और उस नैपकिन को आशा ने अपने हाथ से दूसरी तरफ फेंक दिया। दिलकश के गालों पर आटा लगा हुआ था, तो आशा ने दिलकश के गालों को साफ करते हुए पूछा, क्या कर रही थी आप? दिलकश ने मुंह बनाते हुए कहा, खाने बनाने की नाकाम से भी नाकाम कोशिश। उसकी बात सुनकर आशा खुलकर हंसने लगा। उसे हंसते देख दिलकश मुस्कुराने लगी थी। आशा उसके गाल खींचने लगा और उसने कहा, मैं ला तो रहा था ना डिनर। उसकी बात सुनकर दिलकश ने अपनी नजरें झुकाए और धीरे से कहा, रोज रोज बाहर का खाने से आप कमजोर हो जाएंगे। आशा ने उससे अपने करीब किया और दिलकश का चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओहो, तो ये बात है, फिर तो मुझे तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दिखाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर दिलकश खिलखिलाकर हंसने लगी और आशा की बियर्ड को सहलाते हुए उसने मासूमियत से पूछा, आपका दिन कैसा था? थकान से भरा हुआ, बोरिंग और अल्फेज की बातें उफ गधे की लाते। बोलते हुए वो दिलकश को गुदगुदी करने लगा और उसकी गुदगुदी करने की वजह से दिलकश जोर जोर से हंसने लगी। उसकी यह मुस्कुराहट और हंसी आशा के लिए किसी दुआ की तरह थी। दोनों ने साथ में डिनर किया, फिर साथ में ही किचन साफ की और थोड़ी देर टीवी देखने के बाद दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। दिलकश अपने कमरे में बेड पर लेटी बार बार करवट बदल रही थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। वह चाहती थी कि आशा उसके पास, उसके साथ सोए। उसे आशा के छूने की, उसकी केयर की और उसके प्यार की तीव्र इच्छा हो रही थी। उसे आशा का छूना और उसकी करीबी अच्छी लगती थी। इतनी देर तक करवट बदलने पर भी जब दिलकश को नींद नहीं आई तो वह उठकर बैठ गई। उसने अपने दोनों गालों पर हाथ रखा और अपने गालों को फूला कर कहा, हिटलर के बच्चे, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? इतना कहकर उसने अपना पिलो उठाया और वह जाकर आशा के कमरे में घुस गई। इस वक्त आशा बेड पर लेटा हुआ था और उसने अपने पेट पर लैपटॉप रखा था जिस पर वह कुछ काम कर रहा था। दिलकश उसके पास आए और उसे घूरते हुए उसने पूछा, हिटलर, इतनी रात को भी जाग रहे हैं आप? आशा ने उसे देखा, फिर लैपटॉप बंद करते हुए कहा, काम है, तुम क्यों नहीं सोई? दिलकश ने अपने गालों को फूला कर कहा, नींद ही नहीं आ रही है। आशा ने उसकी बात सुनकर अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, क्यों? आपकी याद आ रही थी? दिलकश ने उसे देखते हुए धीरे से कहा,